हेलो 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 हेलो। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग, क्या हाल चाल भाई लोग। हाँ भाई। वन डी के बिना टू डी कर सकते हैं क्या? नहीं भाई, नहीं कर सकते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग, क्या हाल चाल भाई लोग, कैसे हैं सभी लोग? गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग, क्या हाल चाल? कैसे हैं सभी लोग? बढ़िया। हाँ भाई। आज तो ओजी लग रहा हूँ मस्त। क्या हो गया? आज क्या हो गया? हैं? सन ग्लासेस? अरे भाई, मैं तो भूल ही गया था। हैं? तुम्हारा मास्टर एकदम हीरो है ना, तो सन ग्लासेस पहनना चाहिए ना यार। हीरो बनती तो करनी चाहिए फिर थोड़ी बहुत। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। हाँ तो भाई, आज चैप्टर खत्म करेंगे बिल्कुल। आज चैप्टर खत्म करेंगे। हम्म। और आज शाम को डाउट डिस्कशन क्लास भी रखी है, 5 बजे से 7 बजे तक। ठीक है। 5 to 7 मॉड्यूल डीपीपी डिस्कशन, नीट एडवांस डिस्कशन क्लास रखी है। हाँ तो भाई, शुरू करें। सर सुनिए सर, आप लोग हमें अल्टरनेट नंबर दें ना, क्लास के बाद कनेक्ट बिल्कुल भी नहीं हो पाते हैं सर। यार ये तुमको नंबर दे दिया ना, फिर तुम कांड कर देते हो, फिर तुम सोने नहीं देते हो। अब ये मत बोलना नहीं नहीं सर, ऐसा नहीं करेंगे। तुम यदि वीक में एक बार भी कॉल लगाओगे ना, तो मैं तो पूरे दिन भर कॉल ही सुनता रहूंगा। तो वीक में तुम एक बार भी करोगे तो मैं तो पूरे दिन भर कॉल सुनता रहूंगा। समझ रहे हो? हाँ। चलो करें स्टार्ट। तो बेटा डिस्कशन के लिए आप डाउट्स में आओ, डाउट में डिस्कस करेंगे, क्लास में डिस्कस करते हैं, ये बहुत है डिस्कशन, जो भी बात है करो। बट पढ़ाई से रिलेटेड क्लास के दौरान क्लास के रिलेटेड करो। डाउट में अपन लास्ट में टाइम बचता है तो अपन थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि बताओ भाई क्या दिक्कत है। ठीक है। नंबर किसी को नहीं दिए बेटा, मैंने नंबर किसी के पास नहीं है ना। हम्म।
और बेटा 2D 1D पढ़े बिना 2D नहीं होगा, पहले बता रहा हूं, पहले 1D पूरा करेंगे फिर 2D करना। बिना 1D पढ़े 2 डायमेंशन नहीं समझ में आएगा, पूरा 1 डायमेंशन ही है। चलो, तो आज हम पढ़ने वाले हैं बेटा रिलेटिव मोशन इन 1 डायमेंशन। हम स्टार्ट करेंगे आज ही, और फिर रिलेटिव मोशन पढ़ेंगे, मोशन अंडर ग्रेविटी में, और लिफ्ट वाली प्रॉब्लम, ये सब करेंगे अपन। ठीक है, करें स्टार्ट। देखो रिलेटिव मोशन, सबसे पहली बात तो लोगों को लगता है कि यार रिलेटिव मोशन बहुत टफ पड़ता है सर। सर रिलेटिव मोशन नहीं समझ में आता सर, बिना रिलेटिव के कैसे करें। मैं एक बात बता दूं बेटा, हम कोई भी प्रॉब्लम जब सोल्व करते हैं तो उसको रिलेटिव से भी कर सकते हैं और बिना रिलेटिव ग्राउंड फ्रेम में भी सोल्व की जा सकती है कोई भी प्रॉब्लम। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि रिलेटिव लगाना ही पड़ेगा, लेकिन रिलेटिव हम इसलिए लगाते हैं क्योंकि वो प्रॉब्लम बिना रिलेटिव के कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है, और जैसे किसी रिलेटिव में सोल्व करोगे तो वो आसान हो जाती है। तो रिलेटिव मोशन प्रॉब्लम को इजी करने का तरीका है। क्या करने का तरीका है? इजी करने का। अरे भाई ये लो, हो गया सत्यानाश। ये लो भाई, मैं चश्मा लगा के आया था कि हीरो लगूंगा एकदम। मेरे से पूछे सर आंखों को क्या हो गया? अरे भाई कुछ ना हुआ, थोड़ा सा हीरोपंती झाड़ रहा था, झाड़ लेने दो थोड़ी देर। 2 मिनट भी हीरो नहीं बनने देते हो, इतना सोहनी शक्ल ले रखी है भाई, थोड़ी देर हम भी झाड़ ले, ऐसे रील वील काट देना तुम फिर। हट, नहीं लगा दे। आ जाते हमारे नॉर्मल में ही, हम तो ऐसे ही बहुत अच्छे लगते हैं, है ना, ऐसे अच्छे लगते हैं। ठीक है, अब मस्त लग रहा हूं ना? हाँ, वैसे आपकी आंखें नहीं दिख रही थी। हाँ, देख लो मेरी आंखें, मेरी आंखें देखूंगी। गुस्सा है इन आंखों में तुम्हारे लिए बहुत तेज, समझ गए? चलो कोई नहीं, आ जाओ। तो देखो रिलेटिव मोशन हम लगाते हैं प्रॉब्लम को थोड़ा आसान बनाने के लिए, कि सिचुएशन एक्चुअल में जैसे मान लो एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट हैं, 2 ऑब्जेक्ट, 3 ऑब्जेक्ट, 4 ऑब्जेक्ट है, और वो सारे मूव कर रहे हैं, तो सभी के मोशन को ऑब्जर्व करना, उसको सोल्व करना कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, लेकिन वही मोशन किसी एक दूसरे फ्रेम से देखने पर बहुत आसान लग सकता है। जैसे एक बेस्ट एग्जांपल देता हूं, एक लिफ्ट में आप बैठे हैं, ध्यान से सुनना, आप एक लिफ्ट के अंदर बैठे हैं, आप एक बॉल को ऊपर उछालते हैं, लिफ्ट ऊपर की तरफ चल रही है, लिफ्ट ऊपर चल रही है, एक्सेलरेशन उसका ऊपर की तरफ है, ठीक है, और एक बॉल को आप ऐसे ऊपर उछालते हैं और उसको पकड़ लेते हैं, तो एक्चुअल में बॉल का मोशन कैसा होगा ध्यान से देखना। लिफ्ट ऊपर चल रही है ट्यू, और तुमने एक बॉल को फेंका यहां से ट्यू, वो बॉल तुम्हारे से ऊपर गई, लेकिन तुम भी ऊपर जा रहे हो, बॉल तेजी से गई, घूम के आई और तुमने यहां पकड़ लिया, तो एक्चुअल में तुम भी चल रहे हो, बॉल भी चल रही है, बॉल तुमसे तेज चल ऊपर जाकर के नीचे आ गया और तुमने यहां पकड़ लिया। ये मोशन थोड़ा सा मतलब ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन तो नहीं कहलाएगा, यहां से तुमने फेंका और यहां पकड़ लिया, ये ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन तो नहीं है। तो ऐसे प्रॉब्लम को सोल्व करने में हालत खराब होगी फालतू में, क्यों? क्योंकि सेम हाइट पे नहीं आया। लेकिन यदि इसी प्रॉब्लम को लिफ्ट में बैठ के देखोगे तो तुम्हें क्या दिखेगा कि एक बंदे ने बॉल फेंकी, वो ऊपर गई और वापस उसने अपने हाथ में पकड़ ली, वहीं के वहीं। मोशन बड़ा आसान दिख रहा है, ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन हो गया एक प्रकार से, बस यहां से फेंका, गई और वापस आ गई।
तो किसी दूसरे फ्रेम से देखने पर कोई मोशन बड़ा आसान नजर आ सकता है, वहीं यदि ग्राउंड फ्रेम या नॉर्मल जो भी फ्रेम दिया उसमें देखने पर हो सकता है वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो। ठीक है, अरे बात समझ में आई। तो रिलेटिव का यूज हम करते हैं मोशन को आसान बनाने के लिए, क्वेश्चन को थोड़ा इजी करने के लिए, किसी दूसरे फ्रेम से हम सोल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो दूसरे फ्रेम में जाने पे क्या इफेक्ट पड़ता है उसकी हम बात करते हैं। तो यहां एक फॉर्मूला आता है रिलेटिव में, और बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी। इसको डिफाइन करते हैं वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। ये एक रिलेटिव का फॉर्मूला होता है, मस्त फेमस फॉर्मूला है कि आपको कोई भी ऑब्जेक्ट की दूसरे के रेस्पेक्ट में रिलेटिव वेलोसिटी निकालनी है। ये वी ए बी को हम लिखते हैं वेलोसिटी ऑफ ए, वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी। मतलब किसकी वेलोसिटी है, ए की, किसके रिलेटिव में, बी के रिलेटिव में। मतलब ऑब्जर्वर कौन है यहां पे इस वाली सिचुएशन में, हु इज ऑब्जर्वर, बोलो बोलो बोलो, हु इज ऑब्जर्वर देयर, बी। बी यहां ऑब्जर्वर है, वो ऑब्जर्व कर रहा है किसको, ए को ऑब्जर्व कर रहा है। तो ये वेलोसिटी आ गया, ए की वेलोसिटी में से बी की वेलोसिटी को क्या कर दो, माइनस कर दो वेक्टर फॉर्म में। लेकिन ये वेक्टर फॉर्म में फॉर्मूला है, हम मोशन इन वन डायमेंशन में वेक्टर यूज नहीं करते हैं, तो सीधा सीधा इसको वैसे ही निकालेंगे बिना वेक्टर के। लेकिन थोड़ी देर इस फॉर्मूले को समझते हैं। यहां वीए वीबी क्या है, वीए एंड वीबी, वीए एंड वीबी जो है ए और बी की वेलोसिटी है। कोई बताएगा किस फ्रेम में, किस फ्रेम में है ये वेलोसिटी ऑफ ए एंड बी तो है, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ ए एंड बी, वेलोसिटी ऑफ ए एंड बी, लेकिन किस फ्रेम में, ग्राउंड फ्रेम में। किस फ्रेम में, ग्राउंड फ्रेम में। ऐसा जरूरी नहीं है, ऐसा जरूरी नहीं है, ये किसी भी फ्रेम में हो सकती है। बस कंडीशन यही है कि दोनों एक ही फ्रेम में होनी चाहिए। जरूरी नहीं है कि ग्राउंड के फ्रेम में ए और बी की पता है तो ही हम उनका रिलेटिव निकाल सकते हैं। रिलेटिव वेलोसिटी निकालने की अच्छी बात यह है कि आप किसी भी फ्रेम में निकालोगे रिलेटिव वेलोसिटी सेम आएगी, इसको फ्रेम से फर्क नहीं पड़ता। दो ऑब्जेक्ट यदि एक दूसरे के पास आ रहे हैं 2 मीटर पर सेकंड से, मतलब उनके बीच का गैप हर सेकंड 2 मीटर पर सेकंड, मतलब 2 मीटर से हर सेकंड गैप कम हो रहा है। तो दुनिया के किसी भी फ्रेम से देखो वो पास आते हुए ही दिखेंगे, और 2 मीटर पर सेकंड से ही पास आते हुए दिखेंगे, किसी भी फ्रेम से देखो। यदि उनकी सेपरेशन उस रेट से कम हो रही है तो वही रिलेटिव रहेगा, आप फ्रेम पे फर्क नहीं पड़ता है। तो यहां ए और बी की वेलोसिटी हम मोस्टली ग्राउंड फ्रेम में ले लेते हैं, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि ग्राउंड फ्रेम में ले, दोनों सेम फ्रेम में लेनी होती है। तो बोथ शुड बी इन सेम फ्रेम, नोट कंपल्सरी। सही है भाई, कंपल्सरी, स्पेलिंग देखना है, कंपल्सरी क्या बोलते हो, कंपल्सरी, राइट, इन ग्राउंड फ्रेम। ग्राउंड फ्रेम जरूरी नहीं है, वो हम लेते हैं नॉर्मली, हमें वेलोसिटी दिया है ग्राउंड फ्रेम में दिया होता है, लेकिन यहां ग्राउंड फ्रेम कंपल्सरी नहीं है, हमारी चॉइस है कि हम किस फ्रेम से उसको लेना चाहते हैं। बस दोनों सेम में होनी चाहिए, जिसमें भी है सेम में। मतलब ये ग्राउंड फ्रेम में है तो ये भी ग्राउंड में, ये किसी ट्रेन के रिलेटिव में दिया तो ये भी ट्रेन के रिलेटिव में, ये एरोप्लेन के रिलेटिव में दिया तो ये एरोप्लेन के रिलेटिव में, और फिर हम रिलेटिव निकाल देते। जैसे फॉर एग्जाम्पल 2 बच्चे ट्रेन के अंदर खेल रहे हैं और तीसरा बंदा ट्रेन के अंदर बैठ के ऑब्जर्व कर रहा है, तो रिलेटिव निकाल सकते हैं, उनको ग्राउंड फ्रेम में जाने की जरूरत नहीं है, पूरा काम ट्रेन के फ्रेम में कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम विद दैट। ठीक है ना।
ऐसा नहीं है कि दो बच्चे खेल रहे हैं, उनकी वेलोसिटी दे रखी है ट्रेन के रिलेटिव में, पहले हम ग्राउंड के रिलेटिव में निकाल करके फिर हम उसको एक दूसरे के रिलेटिव में कुछ बताएंगे, ऐसा जरूरी नहीं है। आप किसी भी फ्रेम में ले सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये आ गया रिलेटिव वेलोसिटी निकालने का तरीका। अब यदि इसको थोड़ा समझते हैं, वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी को थोड़ा सा और समझते हैं, तो देखो ये क्या लिखा हुआ है। ये लिखा है वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, प्लस माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ बी? बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना। बेसिकली आप जब रिलेटिव वेलोसिटी निकालते हो तो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट में ऐड करते हो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर का निगेटिव। यहां वी बी जो है वो ऑब्जर्वर है, ये कौन है, ऑब्जर्वर। वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर। जब भी आपको किसी एक ऑब्जर्वर के रिलेटिव में किसी की वेलोसिटी बतानी है, तो आप उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी में इस ऑब्जर्वर की वेलोसिटी का निगेटिव ऐड कर देते हैं। निगेटिव ऐड करने का मतलब ऑब्जर्वर की वेलोसिटी उल्टे डायरेक्शन में ऐड कर देते हैं। ऑब्जर्वर इधर चल रहा है तो इस ऑब्जेक्ट को इस डायरेक्शन में मिल जाएगा, ऑब्जर्वर इधर चल रहा है तो इस ऑब्जेक्ट को अपोजिट डायरेक्शन में मिल जाएगी। तो जो भी ऑब्जर्वर की वेलोसिटी है वो किसको दे देंगे, उस ऑब्जेक्ट को जिसको वो ऑब्जर्व कर रहा है अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, बोलो 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 बोलो। तो देखो ध्यान से सुनना, टू सोल्व द प्रॉब्लम इन एनी फ्रेम, यदि आप किसी भी प्रॉब्लम को उस फ्रेम में सोल्व करना चाहते हैं तो सबसे पहला बात, मेक ऑब्जर्वर एट रेस्ट, मेक ऑब्जर्वर एट रेस्ट। सबसे पहले ऑब्जर्वर को रेस्ट पे कर दो। बेटा कोई भी ऑब्जर्वर जब ऑब्जर्व करता है तो वो अपने रिलेटिव में करेगा, जो भी उसकी वेलोसिटी एक्सेलरेशन जो भी है सब खत्म, उसका रेस्ट पे आ गया। अब क्या करेंगे, गिव वेलोसिटी और एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जर्वर टू दी ऑब्जेक्ट, और ब्रैकेट में एस। ब्रैकेट में एस का क्या मतलब हुआ, कोई बताएगा? ब्रैकेट में एस, ऑब्जर्वर टू दी ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट्स मतलब एक ऑब्जेक्ट को भी ऑब्जर्व कर सकता है, दो को भी कर सकता है, तीन को भी, तो मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स को भी वो ऑब्जर्व कर सकता है। तो उसकी वेलोसिटी उन सभी ऑब्जेक्ट को देनी है, बांटनी नहीं है, पूरा पूरा देनी है। ऐसा नहीं कि ऑब्जर्वर के पास तीन है, तीन ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व कर रहा है तो चलो एक 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 तीनों को दे दो, नहीं, एज इट इज 3 का 3 तीनों को देना है। जितने भी ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करेगा सबको देना है। वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जर्वर टू द ऑब्जेक्ट इन ऑपोजिट डायरेक्शन, इन ऑपोजिट डायरेक्शन। जो भी ऑब्जर्वर की वेलोसिटी है किसको दे दो, उन ऑब्जेक्ट्स को दे दो जिसको वो ऑब्जर्व कर रहा है ऑपोजिट डायरेक्शन में। क्या ये बात समझ में आई? अब एक बात ध्यान से सुनना, बहुत से लोगों को लगता है कि सर रिलेटिव कब लगा सकते हैं, सर हमें यह नहीं पता चलता कि रिलेटिव कब लगा सकते हैं कब नहीं लगा सकते। क्या मन में आता है क्वेश्चन, सर मुझे कैसे पता चलेगा कि इसमें रिलेटिव लगेगा या नहीं लगेगा? बेटा देखो, रिलेटिव आप किसी भी प्रॉब्लम में लगा सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। बस आपको यह पता होना चाहिए कि कौन कौन सी ऐसी क्वांटिटी है जिनको रिलेटिव लगाने से फर्क नहीं पड़ता, जिनको किसी फ्रेम से फर्क नहीं पड़ता। सारी चीजें ऐसी नहीं है कि फ्रेम से फर्क नहीं पड़ता, कुछ चीजें ऐसी होती है जिनको फ्रेम से फर्क नहीं पड़ता। कौन कौन सी?
खासकर आपके काम में आती है दो चीजें। एक, वो टाइम इंटरवल, किसी भी घटना के घटने का इंटरवल, टाइम इंटरवल, किसी भी इंसिडेंट का टाइम इंटरवल जो है आप किसी भी फ्रेम से निकालो सेम आएगा। मतलब आपने एक पत्थर को यहां से गिराया, वो फ्लोर पे जाके गिरा, कुछ टाइम लगा। आप चाहे दुनिया के किसी भी फ्रेम से सोल्व करोगे तो ये जो गिरने का समय है वो हर फ्रेम में सेम दिखाई देगा। जो इंटरवल है इसको फ्रेम से फर्क नहीं पड़ता। आप किसी भी ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में सोल्व कर सकते हैं, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में करो, बॉल पे बैठ जाओ, किसी के रेस्पेक्ट में करो, सेम आएगा। और दूसरा होता है दो ऑब्जेक्ट के बीच की सेपरेशन। दो ऑब्जेक्ट के बीच की सेपरेशन को भी फ्रेम से फर्क नहीं पड़ता है, वो आप किसी भी फ्रेम से निकाल सकते हैं। फर्क किसको पड़ता है? किसी की वेलोसिटी निकालनी है, किसी का एक्सेलरेशन निकालना है, किसी का डिस्टेंस ट्रेवल निकालना है, इस बात से को फर्क पड़ता है कि आप किस फ्रेम से निकाल रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप अपने दोस्त को स्टेशन पे गए और ट्रेन में बिठा के आ गए, तो ट्रेन बिठा दिया, आप बाहर खड़े हो, वो ट्रेन, दो दोस्त अंदर बैठ गए, ठीक है? चुन्नू मुन्नू अंदर बैठे हैं और मोनू बाहर खड़ा है। चुन्नू मुन्नू अंदर है, मोनू बाहर खड़ा है। अब क्या है, ट्रेन चलने लग गई साहब 2 मीटर पर सेकंड से। तो मोनू से पूछा जाए कि बताओ चुन्नू कितने से चल रहा है, तो वो कहेगा 2 मीटर पर सेकंड से चल रहा है। लेकिन वहीं चुन्नू मुन्नू जो बैठे हैं, उन मुन्नू से पूछा जाए कि बता चुन्नू कितने से चल रहा है, वो कहेगा कहां चल रहा है, तो बैठा है। मतलब चुन्नू की वेलोसिटी इस बात पे डिपेंड करती है कि कौन बता रहा है, मुन्नू जो उसके साइड में बैठा है वो बता रहा है, या जो मोनू ओनू जो बाहर खड़ा था वो बता रहा है। तो किस फ्रेम से बताई जा रही है, इस बात से वेलोसिटी को फर्क पड़ता है। लेकिन मोनू ने देखा कि चुन्नू मुन्नू बैठे थे, पता नहीं क्या हुआ, 2 सेकंड के बाद चुन्नू ने मुन्नू को यह झापट मारा, 2 सेकंड बाद। अब ये 2 सेकंड का इंटरवल चाहे मोनू ऑब्जर्व करे, चाहे उस ट्रेन में बैठा हुआ कोई और चौथा आदमी ऑब्जर्व करे, या चुन्नू मुन्नू में से कोई ऑब्जर्व करे, कोई भी ऑब्जर्व करे, वो 2 सेकंड ही नजर आएंगे। वो 2 सेकंड नजर आएंगे, उस इंटरवल को फर्क नहीं पड़ता। हाँ, उनकी वेलोसिटी कितनी है, वो कितना डिस्टेंस चले हैं, उनका एक्सेलरेशन क्या है, इन सब चीजों को फ्रेम से फर्क पड़ता है। बट किसी इंटरवल या दो ऑब्जेक्ट के बीच की सेपरेशन को फ्रेम से फर्क नहीं पड़ता। मतलब क्या सर, हम किसी की वेलोसिटी रिलेटिव का यूज करके नहीं निकाल सकते? निकाल सकते, लेकिन जिस फ्रेम में आपसे पूछा है पहले उस फ्रेम में वेलोसिटी ले लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, नॉर्मली हमसे चीजें जो पूछी जाती है वो ग्राउंड फ्रेम में पूछी जाती है। कुछ भी नहीं दिया है, बोला वेलोसिटी निकालो, मतलब ग्राउंड फ्रेम में, तो पहले उसकी वेलोसिटी ग्राउंड फ्रेम में मान लो, देन रिलेटिव का कॉन्सेप्ट यूज करो। और रिलेटिव के कॉन्सेप्ट से आप क्या यूज करोगे, या तो टाइम निकालोगे या डिस्टेंस निकालोगे। ऐसी चीजें कैलकुलेट करते हैं कि दोनों ऑब्जेक्ट के बीच की डिस्टेंस या टाइम का फॉर्मूला लगा के सोल्व करते हैं। लेकिन उससे पहले ग्राउंड फ्रेम में हम मान लेते हैं, और जो डिस्टेंस और टाइम है उसको किसी भी फ्रेम से निकालो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो याद रखना, नोट करके लिख देता हूं, क्वांटिटीज लाइक टाइम इंटरवल between any time interval of an event, of an incident, and separation between two objects are independent of observer frame। ये चीजें जो होती है ऑब्जर्वर फ्रेम से इंडिपेंडेंट होती हैं, बट वेलोसिटी
acceleration and distance traveled by any object will depend on frame. So these should be calculated in given frame. मतलब जिस फ्रेम में पूछे उस फ्रेम में कैलकुलेट करो, और कुछ नहीं बोला है तो ग्राउंड फ्रेम में कैलकुलेट करो, कुछ नहीं बोला है तो ग्राउंड फ्रेम में कैलकुलेट करो। टेंशन मत लो, अभी हम सीखेंगे कि ये क्या बोला गया है, बट अभी हम ये जरूर ध्यान रखो कि हाँ यार, किसी कोई भी घटना हुई, कोई घटा, कोई चीज हुई, उसका जो इंटरवल है, दो ऑब्जेक्ट की सेपरेशन है, ये फ्रेम पे डिपेंड नहीं करता। दो ऑब्जेक्ट के बीच की सेपरेशन, अरे बेटा जैसे फॉर एग्जांपल ये मेरे दो हाथ हैं, इनके बीच की सेपरेशन आप खड़े होके देखो, आप चलते हुए देखो, आप दौड़ के एक्सेलरेट होते हुए देखो, आप बाइक से जाते हुए देखो, आप ऊपर से नीचे गिरते हुए देखो, आप कैसे भी देखो, ये जो सेपरेशन है जो है वो है किसी के चलने से, ये सेपरेशन चेंज होने वाली नहीं है। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है भाई? चल, है ना भाई? अब देखो, जैसे हम एक एग्जाम्पल लेके देखते हैं, जैसे एक एग्जाम्पल रिलेटिव निकाल के देखते हैं। ये हमें एक केस दे रखा है, जिसमें एक बस में दो बंदे बैठे हैं, ए और बी, और बस चल रही है 2 मीटर पर सेकेंड। ए और बी बैठे हैं, सी जो है इधर चल रहा है 3 मीटर पर सेकेंड से। ठीक है, और डी जो है रेस्ट पे, ये भी चल रहा है, चलो ये चल रहा है इधर की तरफ 1 मीटर पर सेकेंड। ये सी है, ये डी है। जस्ट हम रिलेटिव लगा लगा के देखेंगे। अभी जो वेलोसिटीज दे रखी हैं, कुछ नहीं बताया, मतलब वो ग्राउंड फ्रेम में दे रखी है। किस फ्रेम में दे रखी है? ग्राउंड फ्रेम में। अब देखो, यदि आप इस पूरे मोशन को किसी एक ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में करना चाहते हैं, तुम बताओ ए बी सी डी किसके ऑब्जर्वर किसको बनाना चाहते हो? तुम्हारी मर्जी। हम इस मोशन को किसी एक दूसरे फ्रेम से सोल्व करना चाहते हैं, ग्राउंड फ्रेम से नहीं करना चाहते। सी के रेस्पेक्ट में, सी, चलो सी के रेस्पेक्ट में कर देते हैं। तो विद रेस्पेक्ट टू सी देखो कैसे डायग्राम बनाएंगे। सी के रेस्पेक्ट में कैसे डायग्राम बनाएंगे? सबसे पहला, मेक सी एट रेस्ट, मेक सी एट रेस्ट, सबसे पहले सी को रेस्ट पे कर दो। दूसरा, गिव वेलोसिटी ऑफ सी टू द अदर्स, दूसरों को दे दो इन ऑपोजिट डायरेक्शन, इन ऑपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, ऑपोजिट डायरेक्शन में दे दो। चलो, ये है, ये है ए बी सी डी है, लो सी को कर दिया रेस्ट पे। देखो ये एक से इधर चल रहा था, एक से इधर चल रहा था, लेकिन सी इधर 3 से चल रहा था, तो इसकी वेलोसिटी इसको उल्टे डायरेक्शन में इधर मिल जाएगी। तो एक इधर और 3 भी इधर, तो ये हो गया 4 मीटर पर सेकेंड। कितना हो गया? 4 मीटर पर सेकेंड। ये रेस्ट पे हो गया। गाड़ी इधर 2 से चल रही थी, 2 से,
लेकिन इसका 3 इधर था जो इसको उधर मिल गया 3 मीटर पर सेकेंड। तो तुम ही बताओ गाड़ी ओवरऑल कितने से चलेगी? 3 उधर 2 इधर, तो ये नेट इधर चलेगी कितने से? 1 मीटर पर सेकेंड। तो ये सारी कहानी सी के रिलेटिव में। अब तुमसे पूछा जाए कि बताओ वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू सी कितना है, तो आप जवाब दोगे 1 मीटर पर सेकेंड। किधर की तरफ? लेफ्टवर्ड, लेफ्टवर्ड। तुमसे पूछा जाए वेलोसिटी ऑफ डी बताओ सी के रिलेटिव में कितना है, तो डी जो है सी के रिलेटिव में 4 मीटर पर सेकंड से आ रहा है, 4 मीटर पर सेकंड से। किधर? लेफ्टवर्ड। क्या ये बात समझ में आई? तो बड़ा आसान है, आपको जिस ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में सोल्व करना है उसको रेस्ट पे कर दो, और उसकी वेलोसिटी और उसका एक्सेलरेशन। अब इसके पास एक्सेलरेशन नहीं था, होता तो वो भी दे देते, नहीं था तो नहीं दिया। ठीक है। यदि तुमसे पूछा जाए ए की वेलोसिटी बी के रिलेटिव में, ए की वेलोसिटी बी के रिलेटिव में, तो क्या जवाब दोगे? तो बी के रिलेटिव में ए तो हमेशा रेस्ट पे रहेगा, चाहे आप ग्राउंड फ्रेम से देखो दोनों 2 से चल रहे हैं, ये भी 2 से ये भी 2 से रेस्ट पे। आप चाहे इसके फ्रेम में बस के फ्रेम में देख लो, ये भी रेस्ट, यदि बस में बैठ गए तो बस के रिलेटिव में दोनों रेस्ट पे दिखेंगे, तो भी 0 है। आप चलो इसके रिलेटिव में निकाल लो, देखो इसके रिलेटिव में ए चल रहा है 1 से उधर, इसके रिलेटिव में बी भी 1 से उधर चलेगा, तो ए और बी का रिलेटिव 0 आ जाएगा, क्योंकि दोनों सेम से चल रहे हैं। तो दो ऑब्जेक्ट की जो रिलेटिव वेलोसिटी है उसको इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि किस फ्रेम से निकाल रहे, किस फ्रेम से निकाल रहे। क्या ये बात समझ में आई? क्या ये बात समझ में आई? बेटा स्पीड ऑफ लाइट क्यों कांस्टेंट होती है, तुझे क्या करना है, मैं जो समझा रहा हूं वो समझ ले, पढ़ने पे ध्यान दे लेना। यहां पे क्या मैं तुम्हें आइंस्टाइन फॉर्मूला पढ़ा रहा हूं, तब मैं आइंस्टाइन से रिलेटिविटी पढ़ा रहा हूं क्या? उससे क्वेश्चन आएगा क्या? हद कर रहे हो भाई। जो काम की चीज रिलेटिव पढ़ा रहा हूं वो नहीं पढ़ना है हमें। वेलोसिटी ऑफ अप्रोच ऑब्लिक सेपरेशन, ये वाली टर्म भी कई बार सुनने को मिलती है, कोलिजन वगैरह में खासकर काम आती हैं, यहां भी सुनने को मिलती है कि दो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्या है, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन क्या है, ये पूछा है भाई। ऑब्जर्वर ए और बी हो सकता है, कोई भी हो सकता है ऑब्जर्वर, वो तो हमारी मर्जी है ना, वो डिपेंड करता है कि हमें क्या लगता है कि जो भी मोशन हम ऑब्जर्व कर रहे हैं वो किसके रिलेटिव में आसानी से हम देख पाएंगे, उसके हिसाब से डिसाइड करते हैं, इससे आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है। किसके आंसर पे? टाइम के और दो ऑब्जेक्ट के बीच की सेपरेशन को कोई फर्क नहीं पड़ता है। वेलोसिटी एक्सेलरेशन किसी का निकालना हो तो वो तो हमेशा उस फ्रेम में निकालो जिस फ्रेम में आपसे पूछा गया है, आप दूसरे फ्रेम में नहीं निकाल सकते, उनको फर्क पड़ता है। यदि आपसे ए की वेलोसिटी पूछी गई है तो अब देखो कि किसके रिलेटिव में पूछी गई है, तब आप अपनी मर्जी से ऑब्जर्वर नहीं मान सकते, आपको जिस फ्रेम में पूछा गया उस फ्रेम में सोल्व करते हो, या फिर जिस फ्रेम में पूछा गया उस फ्रेम में वेलोसिटी मान के और फिर उसको सोल्व करते हो, ताकि v आपने जो उस जिस फ्रेम में माना है तो वो v की आंसर जो है वो ही आए जो जिस फ्रेम में पूछा गया है। देखो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन और अप्रोच से क्या मतलब है, ध्यान से देखना। सेपरेशन का मतलब होता है सेपरेट, दूर होने की वेलोसिटी। जैसे ये दो ऑब्जेक्ट हैं, दो आदमी हैं, दो ऑब्जेक्ट हैं, जो भी हैं, दोनों एक दूसरे के पास आ रहे हैं, एक v1 से एक v2 से, तो इसे हम बोलेंगे ये भी अप्रोच कर रहा है, ये भी अप्रोच कर रहा है, दोनों अप्रोच कर रहे हैं। तो यहां पूछेगा वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, कि इनका नेट वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्या है, तो जवाब आएगा v1 प्लस v2।
टोटल V1 प्लस V2 की रेट से पास आ रहे हैं। सिंपल। यदि दोनों दूर जा रहे हैं, यदि दोनों दूर जा रहे हैं, ये V1 से दूर जा रहा है, ये V2 से दूर जा रहा है, तो यहां पूछेगा वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। क्या पूछेगा? वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। ये भी आएगा V1 प्लस V2, क्योंकि ये V1 से दूर जा रहा है, ये V2 से, तो टोटल दोनों के बीच की रेट डिस्टेंस जो है V1 प्लस V2 से चेंज हो रही है। यहां दोनों के बीच की सेपरेशन कम हो रही है, किस रेट से? V1 प्लस V2। इसकी सेपरेशन की चेंज की रेट ही है V1 प्लस V2। यहां दोनों की सेपरेशन बढ़ रही है, किस रेट से? V1 प्लस V2। वहां कम, यहां बढ़ रही है, वहां अप्रोच, यहां सेपरेशन। लेकिन क्या हो यदि दोनों सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं? दोनों सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं, एक V1 से चल रहा है, दूसरा V2 से चल रहा है। अब यहां सेपरेशन भी हो सकती है और अप्रोच भी हो सकती है। यहां सेपरेशन भी हो सकती है और अप्रोच भी हो सकती है। भाई ये तेज चलेगा तो सेपरेशन होगी, ये तेज चलेगा तो अप्रोच होगी। यदि मुझसे पूछा है वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, बोला कि सेपरेशन की वेलोसिटी निकालनी है हमें, तो देखो आपको क्या करना है, ध्यान से सुनना। जब हम सेपरेशन की वेलोसिटी निकालते हैं तो जो वेलोसिटी उसको दूर लेके जाती है उसको हम प्लस का लेते हैं। ये भी दूर ले जा रही है, ये भी दूर ले जा रही है, दोनों प्लस का ले लिया। यहां पे ये तो दूर ले जा रही है, इसको तो प्लस का ले लेंगे, लेकिन ये इसको पास ला रही है, ये दूर ले जाने का काम कर रही है, ये पास, तो पास वाली यहां माइनस हो जाएगी। क्यों? क्योंकि हमसे सेपरेशन पूछा है। तो सेपरेशन में V2 तो प्लस कर देंगे और V1 माइनस कर देंगे। देखो क्लियर? और यदि इसी केस में तुमसे वेलोसिटी ऑफ अप्रोच पूछा है, इसी केस में आपसे वेलोसिटी ऑफ अप्रोच पूछा है, तो इस बार जो पास ला रहा है उसको प्लस का करेंगे और दूर वाले को माइनस का। पास कौन ला रहा है? V1, और दूर कौन ले जा रहा है? V2। अप्रोच में पास ला रहा है उसको प्लस का, दूर ले जा रहा है उसको माइनस का। तो ये वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन और अप्रोच है। बोलो बोलो बोलो, क्या ये मुश्किल काम है? क्या ये एक बेसिक सी बात नहीं कि हाँ ठीक है ये अप्रोच है, ये सेपरेशन है? कोलिजन में बहुत काम आता है, कोलिजन में ये बहुत काम आता है। देखो देखो देखो, क्लियर है बात? क्लियर है बात? अब चलो क्वेश्चंस करते हैं रिलेटिव के। कोई अलग कॉन्सेप्ट नहीं है, जो अभी तक हमने पढ़े हैं वही कॉन्सेप्ट है। बस अब थोड़ा सा चीज चेंज होगा कि जब हमें मोशन कॉम्प्लिकेटेड लगे तो हम उसको किसी के फ्रेम में भी सोल्व कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि उसको ग्राउंड फ्रेम में नहीं किया जा सकता, बिल्कुल कर सकते हैं। हो सकता है ग्राउंड फ्रेम में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन बढ़ रहे हो, लेकिन किसी फ्रेम में वो मोशन आसान नजर आए, तो आंसर दोनों से सेम आएगा। जैसे क्वेश्चन, सबसे पहले बेसिक से क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। जैसे यही है, पढ़ो इसको, पढ़ो इसको और जवाब दो। शाबाश। सोल्व करो सभी लोग। बहुत इजी क्वेश्चन है ना, बेसिक है, बिल्कुल बेसिक। देखो इतना आसान क्वेश्चन है, फिर भी 56% के लगभग ठीक है। बताओ, देखो बोल रहा है ट्रेन है 210 मीटर लंबी, ये 210 मीटर लंबी ट्रेन है, ठीक है। ये इधर चल रही है 25 मीटर पर सेकेंड, इधर नॉर्थ बोल दिया हमने, इधर चल रही है। और एक पक्षी जो है वो साउथ में, मतलब उल्टा उड़ रहा है। ये पक्षी है जो इधर उड़ रहा है, कितनी रफ्तार से? 5 मीटर पर सेकेंड। द टाइम टेकन बाय बर्ड टू क्रॉस द ट्रेन, ट्रेन की लंबाई 210 मीटर है। अब ऐसा नहीं है कि हम ग्राउंड फ्रेम में सोल्व नहीं कर सकते, कर सकते हैं।
यदि ग्राउंड फ्रेम में सोल्व करें तो इन ग्राउंड फ्रेम कैसे सोल्व करेंगे, ध्यान से देखना। ग्राउंड फ्रेम में हम सोल्व करेंगे, लेट टाइम टेकन टू क्रॉस द ट्रेन इज टी। मान लेते हैं ट्रेन को क्रॉस करने का टाइम कितना है, टी। तो हम कहेंगे टोटल डिस्टेंस मिलके दो चलेंगे, कुछ ट्रेन चलेगी कुछ पक्षी चलेगा, कुछ पक्षी इधर आएगा कुछ ट्रेन इधर आएगी। जितना ट्रेन चलेगी पीछे वाला हिस्सा उतना ही आगे चलेगा और कुछ पक्षी चलेगा। तो देखो ग्राउंड फ्रेम में हम क्या कहेंगे, टी टाइम में ट्रेन का जो ये पीछे वाला हिस्सा है ये चल जाएगा वेलोसिटी ऑफ ट्रेन 25 इंटू टी, और ये पक्षी आगे की तरफ चल जाएगा वेलोसिटी ऑफ बर्ड 5 इंटू टी। तो हम कहेंगे टोटल जो मिलकर के चलेंगे 210 मीटर। तो डिस्टेंस ऑफ ट्रेन जो चला और डिस्टेंस ऑफ बर्ड दोनों मिलकर के लेंथ ऑफ ट्रेन के बराबर चलेंगे। मतलब 25 इंटू टी तो ट्रेन चली टी टाइम में, और 5 इंटू टी पक्षी चला। ये चला दोनों क्रॉस हो गए। मतलब ट्रेन का पीछे वाला हिस्सा जब ये क्रॉस कर जाएगा तभी तो क्रॉस हो जाएगी। तो ट्रेन के पीछे वाला हिस्सा यहां आ गया और पक्षी यहां आ गया, लो होगी क्रॉस। दोनों मिलकर के 210 मीटर चलेंगे। तो 30t बराबर होगा 210, तो t बराबर होगा 3 7 21 7 सेकेंड। आंसर आ गया। मैंने क्या कहा, ग्राउंड कोई किसी के रिलेटिव में नहीं गया, मैंने कहा टी टाइम में क्रॉस कर रहे हैं। तो ट्रेन का देखो, ट्रेन को क्रॉस करने का मतलब है अभी ये ट्रेन के आगे वाले हिस्से पे है, जब ये पीछे वाले हिस्से पे पहुंचेगा तब हम कहेंगे ट्रेन क्रॉस कर ली। ट्रेन क्रॉस करने का मतलब ये है कि पीछे वाले हिस्से पे पहुंच गया, लेकिन अब पीछे वाला हिस्सा खुद चल रहा है ट्रेन के साथ, अब वहीं तो रुका हुआ नहीं है, वो चल रहा है। वो चल रहा है कितने से, 25 से, ट्रेन के बराबर स्पीड से। टी टाइम में 25 टी चलेगा और पक्षी 5 टी आगे आ जाएगा, दोनों मिलकर के 210 के बराबर है, ट्रेन क्रॉस हो। वही प्रॉब्लम यदि मैं सोल्व करूं विद रेस्पेक्ट टू ट्रेन, मेथड 2, दूसरा मेथड है, इसी क्वेश्चन को दूसरे मेथड से करेंगे विद रेस्पेक्ट टू किसी भी एक के रेस्पेक्ट में। लेट सपोज ट्रेन के रेस्पेक्ट में कर देते हैं, तो ट्रेन रुक गई। लो भाई, जैसे ही मैंने ट्रेन के रेस्पेक्ट में किया, ट्रेन आ गई रेस्ट पे भाई, ट्रेन आ गई रेस्ट पे, ये लो रेस्ट पे आ गई, नहीं चल रही। अब जो पक्षी है वो इधर पहले चल रहा था 5 मीटर पर सेकंड से, लेकिन ट्रेन का जो 25 है इसको उल्टे डायरेक्शन में मिल जाएगा। मेक ट्रेन एट रेस्ट एंड गिव वेलोसिटी ऑफ ट्रेन टू द बर्ड इन अपोजिट डायरेक्शन। तो अब इसके पास टोटल हो जाएगा 25 ट्रेन का और 5 ये खुद का, 30 मीटर पर सेकंड। तो सिचुएशन ये हो गई कि एक 210 मीटर लंबी ट्रेन है जो कि रेस्ट पे रुकी हुई है, और ये पक्षी इसको क्रॉस कर रहा है 30 की रफ्तार से। जो टाइम होता है वो फ्रेम पे डिपेंड करता नहीं है, इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रेम है। बोलो हाँ है ना, इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रेम। टाइम जो है वो फ्रेम पे डिपेंड नहीं करता। तो मैं कहूंगा टाइम आ जाएगा, डिस्टेंस चलना है 210 और पक्षी चल रहा है 30 से 7 सेकेंड। आंसर समझना थोड़ा आसान हो जाता है। जब हमने ट्रेन को रेस्ट पे कर दिया तो बस पक्षी चल रहा है अब 30 से, और जब कोई भी बर्ड 30 की स्पीड से क्रॉस कर रहा है ट्रेन को, तो 210 मीटर लंबी ट्रेन को क्रॉस करने का टाइम होगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, 7 सेकेंड। आंसर यहां भी वही 7 सेकेंड आंसर आया, लेकिन यहां ग्राउंड फ्रेम में ट्रेन भी चली है पक्षी भी चला है, दोनों मिलके 210 चले। क्या ये सिचुएशन समझ में आई? क्या ये रिलेटिव का कॉन्सेप्ट समझ में आया? बोलो बोलो बोलो। किस फ्रेम से देखना है क्वेश्चन में देता है, या मन से खुद से कुछ नहीं दिया क्वेश्चन में, ये दिया है तुम्हारी मर्जी है ग्राउंड फ्रेम में करो, तुम्हारी मर्जी है ट्रेन को रोक के करना है ट्रेन को रोक के करो, तुम्हारी मर्जी है कि नहीं मैं तो पक्षी को यहां रोक दूंगा ट्रेन को चलाऊंगा ट्रेन को चला दो। दैट इज योर चॉइस, कंप्लीटली योर चॉइस। और टाइम को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किस फ्रेम से निकाल। क्या ये बात क्लियर है? ग्राउंड फ्रेम वाला इजी लगा मेथड, अच्छी बात है, अभी बिल्कुल बेसिक शुरुआत है। हो सकता है अभी आसान लग रहा हो तुम्हें, ये हो सकता है, बल्कि आसान ये नहीं, इससे ज्यादा आसान ये है एक को चलाना।
लेकिन फिर भी हो सकता है अभी आसान लग रहा हो, लेकिन जैसे जैसे हम लेवल बढ़ाएंगे फिर तुम्हें ग्राउंड फ्रेम मुश्किल लगने लग जाएगा, टेंशन मत लो। लेकिन रिलेटिव शुरुआत तो आसान से ही करूंगा ना, अब धीरे धीरे हम लेवल बढ़ाते जाएंगे। चलो ये करो, ये करो। ये वाला क्वेश्चन भी आपको ग्राउंड फ्रेम में आसान लगेगा, लेकिन मेरा एम है आपको रिलेटिव सिखाना। मैं रिलेटिव से ही करवाऊंगा, चाहे ग्राउंड फ्रेम में ये आसान लग रहा हो, लेकिन मैं रिलेटिव से करवाऊंगा, क्योंकि मेरा एम है तुम्हें रिलेटिव के कॉन्सेप्ट्स को सिखाना। तो जो तुम्हें ग्राउंड फ्रेम में कॉन्सेप्ट देखने पे आसान लग रहे हैं, उन वाले क्वेश्चंस में सिखाऊंगा तो ज्यादा अच्छे से फील कर पाओगे। जैसे ये देखो, ए बस इज मूविंग विद स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड ऑन ए स्ट्रेट रोड, ए स्कूटरिस्ट विशेष टू ओवरटेक बस इन 100 सेकेंड। एक बस है, सिचुएशन आसान करके फिर क्विज बनाता हूं, ज्यादा बढ़िया रहेगा। ये बस है, इस बस को ओवरटेक करना है, किसको? एक स्कूटर वाला बंदा है, ये लो, ये स्कूटर वाला बंदा है एक, इस बस को तुम्हें ओवरटेक करना है। ठीक है, बस चल रही है 10 मीटर पर सेकेंड से, और कितना दूर है बस? बस इज एट 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर मतलब 1000 मीटर। बस जो है स्कूटर से 1000 मीटर पीछे है। बोला है द स्कूटरिस्ट, ठीक है, व्हाट स्पीड शुड द स्कूटर चेज द बस। बोला है कि स्कूटर की स्पीड क्या होनी चाहिए, स्कूटर की स्पीड क्या होनी चाहिए कि इसको 100 सेकंड में क्रॉस करे। कितने टाइम में? टाइम दिया एग्जैक्ट, 100 में ओवरटेक करे। 100 से पहले नहीं, 100 से बाद में नहीं, 100 में ओवरटेक करना चाहता है। चलो क्विज बना देता हूं, आप क्विज बना देता हूं, आपको सिचुएशन समझा दी है, क्विज बना दे रहा हूं, 30 सेकंड का टाइम दे रहा हूं। देखो 48% का डी आंसर है, लेकिन 34.45 मतलब लगभग 34.5% का सी आंसर है। अब देखो ध्यान से, 34.5% बोल रहे हैं कि 10 से चलाओ। अबे नालायक, 10 से बस चल रही है, 10 से इसको चलाएंगे। अबे यह जिंदगी में भी क्रॉस कर पाएगा? जिंदगी में भी क्रॉस कर पाएगा क्या? कॉमन सेंस बेच खायो। पता है तुमने कैसे निकाला? मैं बताता हूं। तुमने देखा कि 100 मीटर चलना है, सॉरी 1000 मीटर, तुमने देखा 1000 मीटर चलना है कितने टाइम में? 100 सेकंड में। ये लो साहब 10 मीटर पर सेकंड आंसर। अरे नालायक, 10 मीटर पर सेकंड तो ये गैप खत्म करने के लिए चाहिए। अरे इसके बराबर भी तो इसको चलना पड़ेगा ना, उसके ऊपर 10 चाहिए इसको, उसके ऊपर एडिशनल 10 चाहिए। 10 तो इसको गैप खत्म करने के लिए चाहिए, और 10 इसको मेंटेन रखने के लिए चाहिए इसके बराबर, तब जाकर के 20 आंसर हो रहा है। पर चलो हम तो प्रॉपर सोल्व करते हैं, तो इसको एक काम करते हैं, किसी एक के फ्रेम में सोल्व करते हैं। ग्राउंड फ्रेम में भी कर सकते हैं, बट हम तो फ्रेम में करेंगे। तुम ही बताओ किसको रोक दे, किसके रिलेटिव में करें। अब देखो, सिचुएशन को समझा करो, भाप लिया करो कि यार ये बस को क्रॉस करना चाहता है, तो बस को रोक दो ना। लेकिन एक दिक्कत है, एक दिक्कत है, बस को रोक तो देंगे, बस के रिलेटिव में कर लेंगे, लेकिन इसने पूछा है स्कूटर की स्पीड।
क्या किसी चीज की स्पीड किसी भी फ्रेम में निकालने सेम आएगी? क्या किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी स्पीड निकाल रहे हैं किसी भी फ्रेम में सोल्व करें सेम आएगी? जवाब है नहीं, ऐसा तो नहीं है। ये तो फ्रेम पे डिपेंड करती है, स्पीड तो फ्रेम पे डिपेंड करती है, ऐसे किसी भी फ्रेम में सोल्व नहीं कर सकते। तो क्या रिलेटिव नहीं लगा सकते? लगा तो सकते हैं, बट सीधा स्पीड पे मत लगाओ। अब देखो कैसे करते हैं। मान लेंगे कि ये v स्पीड से चल रहा है ग्राउंड फ्रेम में। लेट स्पीड ऑफ स्कूटर इज v इन ग्राउंड फ्रेम। किस फ्रेम में माना आपने? ग्राउंड फ्रेम, क्योंकि तुम्हें जवाब उसी फ्रेम में तो देना है। मान लिया ग्राउंड फ्रेम में कि v से चल रहा है, ठीक है। अब तुम रिलेटिव लगाओ। अब क्या करो, इस प्रॉब्लम को विद रेस्पेक्ट टू बस सोल्व करते हैं। अब इस प्रॉब्लम को बस के रिलेटिव में देखेंगे, तो ध्यान से देखना। ये है, ये बस हो गई रेस्ट पे, बस हो गई रेस्ट पे। जैसे ही मैंने बस के रिलेटिव में देखा, बस रेस्ट पे आ गई। पीछे ये है स्कूटर, पीछे ये है स्कूटर भाई, ठीक है, जो चल रहा था v से, v से चल रहा था। लेकिन बस का 10 इसको पीछे मिल गया, v आगे और 10 पीछे। तो तुम ही बताओ नेट इसके पास स्पीड क्या आ गई? अरे इसकी रिलेटिव में स्पीड क्या आ गई नेट? ये आ गया v-10। v नहीं आई, रिलेटिव में आई v-10। v आगे 10 पीछे, इसको ओवरटेक करना है तो ऑब्वियस सी बात है v ज्यादा होगा, v-10। अब तुम बताओ, ये तो रुक गया, ये तो रुक गया। अब इसको 100 मीटर वाली जो 1000 मीटर की जो डिस्टेंस है ये पूरा खत्म करना है। कितने टाइम में? 100 सेकंड में। अब ये जो टाइम है, अब देखो रिलेटिव में किस पे लगाऊंगा? टाइम पे। मैं कहूंगा कि ये जो 100 सेकंड है, चाहे किसी भी फ्रेम में सोल्व करे 100 तो 100 ही रहेगा। इसको क्रॉस करने का टाइम जो है वो फ्रेम पे डिपेंड करता नहीं है। तो मैं कहूंगा टाइम जो है इस फ्रेम में निकालूंगा वो होगा डिस्टेंस अपॉन नेट वेलोसिटी जिससे ये क्रॉस कर रहा है। टाइम कितना है? 100 सेकंड। डिस्टेंस कितना है? 1000 मीटर। स्पीड कितना है? v-10। तो जो मैंने कॉन्सेप्ट यहां लगाया है ये टाइम का लगाया है, और टाइम को फ्रेम से फर्क नहीं पड़ता। तो ये 100 से, ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, v-10 की वैल्यू 10 आ गई, तो v इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड आ गया। तो ध्यान से देखो, मैंने स्पीड निकाला v जो कि ग्राउंड फ्रेम की है, हमसे ग्राउंड फ्रेम में ही पूछा है। ग्राउंड फ्रेम की वेलोसिटी निकाली और रिलेटिव लगा के निकाली। तो ध्यान यही दो, आपको यदि ग्राउंड फ्रेम में निकालना है तो ग्राउंड फ्रेम में मान लो, लास्ट में आप रिलेटिव के कॉन्सेप्ट में या तो कोई डिस्टेंस निकालोगे, मतलब दो ऑब्जेक्ट के बीच की डिस्टेंस निकालोगे या टाइम निकालोगे, ऑटोमेटिकली वो ही चीज निकालोगे जो रिलेटिव में वैलिड है। देखो, बोलो 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 बोलो। हाँ, बस की लेंथ नेग्लेक्ट करनी, ऑब्वियस सी बात है, 1000 मीटर के सामने बस की लेंथ को नेग्लेक्ट कर दो। आपने ग्राउंड फ्रेम को क्यों लिया? और बेटा उसने व्हाट स्पीड शुड द स्कूटर चेज द बस, इसने बोला कि स्कूटर की स्पीड बताओ, मतलब किसके रिलेटिव में बताओगे? कुछ नहीं बोला, मतलब ग्राउंड के रिलेटिव में बताओगे। तो मान लो स्कूटर वी से चल रहा है। अब सिचुएशन ये है कि स्कूटर वी से चल रहा है, बस 10 से चल रही है, 1000 मीटर खत्म कर रहा है 100 सेकंड के अंदर। अब तुम किसी भी फ्रेम में करो इसको, आजाद हो तुम, क्योंकि तुमने ग्राउंड फ्रेम में, जैसे ये 10 मान रख है ऐसे ये वी है। अब तुम किसी भी फ्रेम से करो, क्या दिक्कत है? ऐसे, ठीक है। अप्रोच से भी कर सकते हैं, बिल्कुल 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 वही बात है, अप्रोच से भी कर सकते हैं। कोई कहे कि भाई देखो ये 20 से आ रहा है, ये 10 से जा रहा है, तो इनको 1000 मीटर खत्म करना है 100 सेकंड में। तो ये जो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन वी है ना, ये वी अप्रोच ही होता है। इसका वेलोसिटी ऑफ अप्रोच होगा v-10। बिल्कुल वेलोसिटी ऑफ अप्रोच से भी कर सकते हैं, वही रिलेटिव ही तो है। अप्रोच और सेपरेशन निकालना रिलेटिव ही है। तो इसका वेलोसिटी ऑफ अप्रोच होगा v-10। ये पास आ रहा है, ये दूर जा रहा है, ये प्लस का ये माइनस का, तो v-10। और 1000 मीटर 100 सेकंड में चलना है, अप्रोच के बराबर कर दो, उससे भी वही आएगा।
सेम ही चट्टे बट्टे हैं, मैं तो तुम्हें सीधा सीधा तरीका सिखा रहा हूं, ठीक है। सीधा सीधा विद रेस्पेक्ट टू बस नहीं कर सकते। तो नालायक, मैंने क्या टेढ़ा टेढ़ा किया है क्या? सीधा सीधा ही तो बस के रेस्पेक्ट में किया है। मैंने ग्राउंड के रेस्पेक्ट में सोल्व नहीं किया। मैंने मान लिया कि जो तुमसे स्पीड पूछी है वो भी है। अब ऐसा थोड़ा बेवकूफी करोगे कि मान लो बस के रिलेटिव में स्पीड वी है। क्यों मान रहे हो? तुम्हें ग्राउंड के रिलेटिव में निकालना है तो बस के रिलेटिव में क्यों मानोगे? क्या मैंने ग्राउंड के रिलेटिव में कर दिया? मैंने सिर्फ बोला कि मान लिया कि इसकी स्पीड जो पूछ रहा है वो वी है, फिर मैंने रिलेटिव लगाया। मैंने कोई ग्राउंड फ्रेम में सोल्व थोड़ा ना कर दिया। हद नालायक पंथी पे उतर जाते हो तुम लोग। सीधा सीधा बस के रिलेटिव में नहीं कर सकते, मैंने टेढ़ा टेढ़ा कर दिया। वाह। ये क्वेश्चन होमवर्क में दे रहा हूं। ये 2 गाड़ियों वाला क्वेश्चन है, एक होमवर्क में दे रहा हूं और इसके जैसा ही एक क्वेश्चन मैं करवा देता हूं। एक मैं करवा देता हूं, ध्यान से देखना। संत प्रसाद, V10 क्यों, क्या पूछना चाह रहे हो बोलो? क्या पूछना चाह रहे हो बोलो? क्या भाई, बोलो। तो क्या करें बताओ, तुम्हारे हिसाब से क्या करना चाहिए? हम्म। ठीक है। मैंने तो क्या किया, इसकी वेलोसिटी को 0 कर दिया, इसकी वेलोसिटी इधर थी, इसको उल्टा करके यहां दे दिया। अब तुम बताओ, इसके पास एक वेलोसिटी v इधर है, दूसरी वेलोसिटी 10 इधर है, तो इसका नेट क्या हो जाएगा? अब बताओ प्लस क्यों नहीं किया? तो ये तो डाउट ही नहीं होना चाहिए था। बेटा, हमेशा वेलोसिटी, फोर्स, एक्सेलरेशन डायरेक्शन के हिसाब से किया जाता है। अब ध्यान से सुनो, मैंने इन दोनों वेलोसिटी को ऐड ही किया है, लेकिन उसका एडिशन v-10 आया है। समझ रहे हो? वेक्टर में इसको ऐड करना बोलते हैं, दो वेलोसिटी वेक्टर ऐड कर रहे हो, और जब दो वेक्टर अपोजिट में होते हैं तो उनका एडिशन उनके मैग्नीट्यूड के सब्ट्रैक्शन के बराबर आता है। ये तुमने वेलोसिटी ऐड ही की है उसकी। चलो, तो हमारा क्वेश्चन ये है, एक स्कूल बस है, ठीक है, जो कि रेस्ट पे है। बस के 10 मीटर पीछे एक लड़का है, ठीक है, कितना मीटर पीछे है? 10 मीटर पीछे एक लड़का है, मतलब स्टूडेंट है। वो अपने बस के लिए आ रहा है। बस वालों का फिक्स है कि थोड़ी देर आकर के वेट करते हैं और फिर थोड़ी देर के बाद फिक्स टाइम के बाद चल देते हैं। उनको मतलब नहीं है कि कोई बच्चा अब लेट आ रहा है तो उसकी गलती है। तो जस्ट इस मोमेंट पे ये बस आगे की तरफ एक्सलरेट होना स्टार्ट कर देती है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सलरेशन। भाई अपना टाइम हुआ, उसने एक्सलरेटर दबाया और चल दी बस। रेस्ट पे थी और चल दी, एक्सलरेट कर दी। जैसे ही इस बच्चे ने इसको देखा कि अरे भाई बस तो चल पड़ी, मेरी तो बस छूट जाएगी, ये भागने लगा। भागने लगा
तो बोला कि बताओ मिनिमम कितनी स्पीड से भागे कि ये इस बस को पकड़ सके। हमें बच्चे की मिनिमम स्पीड निकालनी है जिससे ये बच्चा बस को पकड़ सके। फाइंड मिनिमम स्पीड ऑफ स्टूडेंट रिक्वायर्ड टू कैच द बस। मिनिमम कितना स्पीड से भागे कि ये बस को पकड़ सके। बताओ भाई, मिनिमम कितना स्पीड से भागे कि ये बस को पकड़ सके। अब देखो भाई, सिंपल सी बात है, इसको बस पकड़नी है। मैंने कहा यू स्पीड से भाग रहा है। कितनी स्पीड से भाग रहा है? यू से भाग रहा है और बस पकड़ रहा है। अब देखो दिक्कत यहां है, बस बच्चा भी चल रहा है, बस भी चल रही है और इनको पकड़ना भी है और इनके बीच में गैप भी है। अब इसको कैसे सोल्व करें? अब एक बोल रहा है नितिन कुमार डबल स्पीड से भागे। वाह, किसके डबल से? जूता निकाल के फेंक के मारो तेरे मुंह पे, मुंह मुंह जूते से मार के तेरा लाल कर दूं नालायक। डबल से। अबे पढ़ना लिखना शुरू कर दो, थोड़ा सोल्व करना शुरू कर दो, फालतू की तुक्केबाजी, फालतू की हवाबाजी करना बंद कर दो। डबल स्पीड। किसका डबल स्पीड से? इसीलिए तो फिजिक्स नहीं आती तुम्हें। सुनो इधर, अब दोनों चल रहे हैं तो किसी ना किसी के रिलेटिव में सोल्व करना पड़ेगा। अब तुम बताओ किसके रिलेटिव में करना चाहते हो? बच्चे को रोक के बस को बुलाना चाहते हो बिठाने के लिए, या बस को रोक के बच्चे को बस में बिठाना चाहते हो? तो यार किसी के रिलेटिव में करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यार इतना तो कॉमन सेंस रखो ना कि यार बस को रोक देंगे, बच्चा आके बैठ जाएगा, अच्छा लगेगा, दिक्कत ही नहीं है कोई। तो हम इस प्रॉब्लम को कर रहे हैं विद रेस्पेक्ट टू बस। मैं ये प्रॉब्लम को बस के रिलेटिव में सोल्व कर रहा हूं, ठीक है? बस के रिलेटिव में सोल्व कर रहा हूं। तो ये लो बस भाई, रेस्ट पे कर दिया। बस को किस पे कर दिया? रेस्ट पे। रेस्ट पे पहले भी थी, लेकिन रेस्ट पे करने का मतलब इसका वेलोसिटी, एक्सेलरेशन सब खत्म, और वो सब मिल जाएगा इस बच्चे को। इस बच्चे को, ये बच्चा जो है आगे की तरफ चल रहा है यू स्पीड से, आगे की तरफ चल रहा है यू स्पीड से, ठीक है? लेकिन बस का एक्सेलरेशन जो आगे था इसको पीछे की तरफ मिल जाएगा। बस का एक्सेलरेशन इसको पीछे की तरफ मिल जाएगा। कितना? 1 मीटर/सेकंड स्क्वायर। बेटा कुछ नालायक ऐसे होते हैं जो u आगे एक पीछे u-1 कर देते हैं। बेटा एक्सेलरेशन और वेलोसिटी अलग अलग चीजें हैं, इनको ऐड मत करना। वेलोसिटी अलग चीज है, एक्सेलरेशन अलग चीज है, इनको ऐड सब्ट्रैक्ट मत कर देना, ठीक है? यू स्पीड से चल रहा है, इसके पास कोई स्पीड नहीं थी, यदि होती तो वो भी उसको उल्टे डायरेक्शन में देते, फिर उसका नेट निकालते, लेकिन यहां एक स्पीड है और जो इसका एक्सेलरेशन था इस बच्चे को पीछे की तरफ दे दिया। अब सोचो क्या होगा? बस तो रुक गई, लेकिन बस के रिलेटिव में बच्चे का मोशन कैसा ऑब्जर्व होगा? ये आगे चल रहा है लेकिन पीछे की तरफ एक्सेलरेशन, मतलब रिटार्ड होगा। रिटार्ड होगा, आते आते वेलोसिटी कम होती जाएगी, कम होती जाएगी, एक मूवमेंट पे रुकेगा और फिर वापस चला जाएगा। ऐसा किसके रिलेटिव में है? बस के रिलेटिव। बच्चा वापस नहीं जा रहा है, बच्चा आगे चल रहा है यू से, बस तेज हो जाएगी, बस एक मूवमेंट पे जाके बच्चे से भी तेज हो जाएगी, बस की वेलोसिटी बढ़ते बढ़ते बच्चे से भी तेज हो जाएगी, तो वो बस तेज चलेगी, आगे निकल जाएगी, बच्चा पीछे छूट जाएगा, डिस्टेंस बढ़ने लग जाएगी। लेकिन बस के रिलेटिव में वो ऐसा लगेगा कि बच्चा पीछे चला गया। बच्चा पीछे नहीं गया, एक्चुअली बस आगे निकल गई है, लेकिन हमें लगेगा कि बच्चा पीछे रह गया क्योंकि डिस्टेंस बढ़ गई। अब हम सोल्व कर रहे हैं पूरा बस के रिलेटिव। अब बस वहीं के वहीं जाम है, कहीं नहीं जा रही, तो ये बच्चा आएगा और घूम के वापस जाएगा, तो मैक्सिमम जो चलेगा वो स्टॉपिंग डिस्टेंस चलेगा। तुम ही बताओ, जो डिस्टेंस चलेगा मैक्सिमम आगे, वो कितना चलेगा स्टॉपिंग डिस्टेंस? यदि वो स्टॉपिंग डिस्टेंस इसकी 10 मीटर से
पहले हो गई, मतलब 10 मीटर चलने से पहले रुक गया। यदि ये 10 मीटर चलने से पहले रुक गया तो ये बस में बैठ ही नहीं पाएगा। मानते हो इस बात को? ये वेलोसिटी आके रुकेगी और फिर वापस। तो ये यदि डिस्टेंस, इसका स्टॉपिंग डिस्टेंस 10 से कम हो गया तो गड़बड़ है। तो कम से कम 10 तो कराना पड़ेगा। 10 से ज्यादा हो कोई दिक्कत नहीं। मतलब मैं कहूंगा इसका स्टॉपिंग डिस्टेंस जो है, इसका स्टॉपिंग डिस्टेंस का आइडिया कहां से आया भाई? ये तो पढ़ा है ना हमने, कोई चीज इधर चल रही है, पीछे एक्सेलरेशन है, एक मोमेंट पे जाके रुकेगा, दैट डिस्टेंस इज कॉल्ड स्टॉपिंग डिस्टेंस। और उस स्टॉपिंग डिस्टेंस को 10 या 10 से बड़ा कर दो। यदि तुम बच्चे को बस में बिठाना चाहते हो, टू कैच द बस, टू कैच द बस, यदि तुम चाहते हो बस कैच करे तो स्टॉपिंग डिस्टेंस को 10 या उससे बड़ा करो। 10 एक लिमिटिंग सिचुएशन है कि जस्ट बैठ पाएगा। उससे बड़ा करोगे तो वो आगे नहीं जाएगा बस से, वो पहले ही बैठ जाएगा, मतलब आराम से दौड़ेगा और बैठ जाएगा। ऐसा नहीं कि वो हीरो बनेगा बस से आगे जाएगा फिर है, नहीं, पर बैठ जाएगा वो। तो स्टॉपिंग डिस्टेंस होती है यू स्क्वायर बाई 2a, यू स्क्वायर बाई 2a। ए हो गया कितना 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10, तो u स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 20, तो u इज ग्रेटर देन इक्वल टू √20 मीटर पर सेकेंड। तो u मिनिमम कितना आ गया? मिनिमम स्पीड आ गया √20। तुमसे बोला गया मिनिमम बताओ तो वो √20 आ जाएगा। बताओ कितना आसान होगी ये सिचुएशन? तुम ही बोलो कितना आसान होगी ये सिचुएशन? है भाई, आसान हो गई ना? बोलो 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 बोलो, आसान हो गई? आसान हो गई? ये लो, इसका सेकंड पार्ट करो, इसका सेकंड पार्ट करो। इफ स्पीड ऑफ स्टूडेंट is 4 meter per second, then find minimum separation between bus and student। देखो भाई, √20 जो है √16 से ज्यादा है। √16 मतलब 4, मतलब √20 की वैल्यू 4 से ज्यादा है। तो मतलब 4 मीटर पर सेकंड से यदि ये बच्चा भागेगा तो बस तो नहीं पकड़ पाएगा, बस तो नहीं पकड़ पाएगा। तो कितना सेपरेशन इसका रह जाएगा? बस तो नहीं पकड़ पाएगा, कितना सेपरेशन इसका रह जाएगा? बस तो नहीं पकड़ पाएगा, कितना सेपरेशन इसका रह जाएगा? इस बार इसका जो u है वो 4 मीटर पर सेकंड है और एक्सेलरेशन पीछे की तरफ 1 है। बस के रिलेटिव में ही सोल्व कर रहा हूं, तो फिर कुछ नहीं, तुम स्टॉपिंग डिस्टेंस निकालोगे। आपको पता है ये थोड़ा दूर आगे जाके रुकेगा, स्टॉपिंग डिस्टेंस निकालो। यू स्क्वायर बाई 2a, यू हो गया 4 का स्क्वायर अपॉन 2a हो गया 1, तो 16/2 8 मीटर। मतलब ये यहां से 8 मीटर तक जाएगा फिर वापस आ जाएगा। तो इनके बीच में मिनिमम कितना डिस्टेंस बचेगा? 10 मीटर था जिसमें से 8 ये आ गया, 2 मीटर गैप बच जाएगा। मतलब ये बस जस्ट 2 मीटर से छूट जाएगी, ये बस जस्ट 2 मीटर से छूट जाएगी, नहीं बैठ पाएगा, नहीं बैठ पाएगा। अगर टाइम पूछे तो कितने टाइम में? देखो टाइम पूछे तो फिर तुम जैसे फॉर एग्जांपल आपको स्पीड ये √20 से ज्यादा ले लेते, मान लो 5 मीटर पर सेकंड ले लेते, ये तो मिनिमम सिचुएशन है, 5 ले लेते अपन, 5 से भाग रहा है तो बच्चा आराम से बस को पकड़ लेगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, इसको रेस्ट पे करना है और आपको ये डिस्टेंस निकालना है कि 10 मीटर चलने में कितना टाइम लगेगा। s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। u 5 है, a -1 है, s 10 करना है, टाइम निकालना है। लगा दो s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर और टाइम निकाल लो। अब 2 टाइम आएंगे, एक छोटा टाइम आएगा, एक बड़ा टाइम आएगा। छोटे वाला आंसर होगा क्योंकि जब ये यहां से आगे जाएगा तो एक्चुअल में इसके रिलेटिव में इसका मोशन आगे जाके ऐसे आने वाला होगा
ऑब्वियस सी बात है, बच्चा इसके बराबर में पहुंच जाएगा तो बैठ जाएगा, वो आगे नहीं जाएगा, तो छोटे वाला टाइम इसका आंसर हो जाएगा। तो मतलब जब किसी एक के रिलेटिव में आप लगाते हो तो ये नॉर्मल यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन की प्रॉब्लम हो जाएगी, मतलब सीधी सादी प्रॉब्लम हो जाएगी। जैसे एक के रिलेटिव में लगाओगे फिर कुछ दिक्कत नहीं है, जैसा हमने अभी तक पढ़ा है मोशन इन स्ट्रेट लाइन के अंदर, उसका प्रॉब्लम हो जाएगा। रिलेटिव का इतना यूज कि आपको एक के रिलेटिव में प्रॉब्लम को सोल्व करना है, दैट्स ऑल। ठीक है, ठीक है। एक क्वेश्चन ये भी मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूं, रिलेटिव का ही है, पढ़ना सोल्व करना। ठीक है, आराम से, कुछ नहीं, आसान क्वेश्चन है, सोल्व कर पाओगे। ये वाला भी करेंगे, ये वाला भी करेंगे, शाबाश। अच्छा क्वेश्चन है। 3 एलिफेंट है, ए बी एंड सी आर मूविंग ऑन ए स्ट्रेट लाइन विद कांस्टेंट स्पीड इन सेम डायरेक्शन शोन इन द फिगर। ये 5 से चल रहा है, ये 10 से चल रहा है, इसका पता नहीं यू से चल रहा है। ठीक है, व्हेन, अब देखो एक डाटा, एक इंफॉर्मेशन दी है, ये इंफॉर्मेशन बड़े काम की होती है। बोला व्हेन बी कैचेज सी, बी जो है सी को पकड़ लेगा। बोला जब बी सी को पकड़ेगा उस समय सेपरेशन बिटवीन ए एंड सी, ए और सी की सेपरेशन 3D होगी। देखो अभी ए और सी की सेपरेशन 2D है, बाद में ए और सी की सेपरेशन 3D हो जाएगी, मतलब डी से बढ़ जाएगी। कोई बताएगा सेपरेशन बिटवीन ए एंड सी 3D कब होगी? टाइम टेकन टू बिकम सेपरेशन बिटवीन ए एंड सी इक्वल टू 3D। कोई बताएगा कितने टाइम में हो जाएगी? 3D सेपरेशन कितने टाइम में हो जाएगी? देखो ए और सी, अब देखो ज्यादा रिलेटिव में घुसने की जरूरत नहीं है, आपको दिख रहा है ये 5 से चल रहा है, ये 5 से 10 से चल रहा है, ये उससे 5 मीटर पर सेकंड ज्यादा से चल रहा है, मतलब इनके बीच की सेपरेशन 5 मीटर पर सेकंड से बढ़ रही है। अभी 2D है, आपको 3D करनी है, तो टाइम होगा 3D डिस्टेंस करना है, 2D पहले से है तो D एक्स्ट्रा चलना है। किस स्पीड से? 10 माइनस 5 से, 5 की स्पीड से, मतलब D/5। क्या इसमें तुम्हें मैं रिलेटिव लगा के समझाऊं? ये क्या ये एक बेसिक सी चीज है या नहीं कि भाई 2D सेपरेशन है, 3D करनी है, मतलब एक्स्ट्रा कितना चलना है? D। ये 5 से चल रहा है, ये 10 से, तो एक्स्ट्रा स्पीड कितना है? 5। देखो 5 से 5 एक्स्ट्रा इसके पास, तो एक्स्ट्रा D डिस्टेंस चलना है, इससे D और चलना है इसको ज्यादा, और इससे D 5 मीटर पर सेकंड इसके पास ज्यादा स्पीड है, तो D चलने में कितना टाइम लगेगा? D/5। इतने ही समय में B और C एक दूसरे को पकड़ लेंगे। क्या बोला है कि जिस समय सेपरेशन 3D हो जाती है उसी समय B ने C को पकड़ लिया। तो बता सकते हो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कितना है B और C का? वेलोसिटी ऑफ अप्रोच बिटवीन B एंड C कितना है? कोई बताएगा? B चल रहा है U से पास आ रहा है, ये कह रहा है मुझे भाग के पास आने दो, पास आने दो, ये दूर भाग रहा है 10 से, ये पास आ रहा है U से, ये दूर भाग रहा है 10 से, तो इनकी अप्रोच कितनी है? पास आने की वेलोसिटी कितनी है? 15। इन दोनों की 15। अरे इसके पास U है, इसके पास 10 है, तो इसके पास आने की वेलोसिटी निकालना है U-10, U-10, बिल्कुल पास आ रहा है, मतलब ये 10 से बड़ी होगी तभी पास आ रहा है। कितने से पास आ रहा है? U-10 से। तो बताओ बीच का सेपरेशन है D, कितने टाइम में कैच कर लेगा? टाइम टू कैच, कितने टाइम में कैच कर लेगा? इसको D डिस्टेंस चलना है,
u-10 की रफ्तार से, और ये दोनों टाइम जो है सेम है, गिवन है, ये गिवन है कि ये दोनों टाइम सेम है। कर दो, d-5 को बराबर कर दो d/u-10, d/5 को d/u-10 के बराबर कर दो, तो 5 इज इक्वल टू u-10, तो u इज इक्वल टू 15 मीटर पर सेकेंड। 15 मीटर पर सेकेंड इज आवर आंसर। 15 मीटर पर सेकेंड इज आवर आंसर। जो दिया है ना वो करते चले जाओ। बोला कि ये ने सी को पकड़ लिया, पकड़ा दो, छोड़ो बी को उस समय, तुम तो ए और सी को पकड़ा दो। ए और सी पकड़ लिया नहीं, ए और सी ने पकड़ लिया नहीं, ए और सी का सेपरेशन 3D हो गया, सॉरी, तो कर दो 3D। ये 5 से चल रहा है, वो 10 से चल रहा है, तो वो 5 ज्यादा से चल रहा है। सेपरेशन कितना और बढ़ाना है, डी बढ़ाना है, 5 ज्यादा रखता है तो d/5। फिर बोला है कि ये इसको पकड़ लिया, पकड़ा दो इसको, और दोनों का टाइम बराबर कर दो, आंसर आ गया। जो क्वेश्चन में बोला है वो निकालो, और दोनों टाइम बराबर हुए हैं, एक साथ दोनों इंसिडेंट हुए हैं, मतलब दोनों का टाइम बराबर करना है। दोनों का टाइम बराबर कर दिया, आंसर आ गया। कुछ एक्सेलरेशन नहीं, कुछ नहीं, बेसिक रिलेटिव के कॉन्सेप्ट है, बेसिक। एक नीट 2025 का बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, टैक्सी वाला। ये मैं चाहता हूं कि थोड़ा माथा पच्ची करना, सोल्व करने की कोशिश करना ईमानदारी से। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, टाइम लगे लगने देना, 3-4 मिनट भी लगे लगने देना, लेकिन इसको आराम से सिचुएशन को समझना, सोल्व करना। 5 मिनट भी लगे तो लगने देना, लेकिन इस क्वेश्चन को समझना जरूर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, ओके। आपने टाइम लिया क्योंकि टाइम इंडिपेंडेंट है फ्रेम से। बेटा मैंने टाइम निकाला क्योंकि उसने बोला है कि जब उसने उसको पकड़ा तब उसकी सेपरेशन ये हो गई। तो अब इन दोनों घटनाओं में क्या सेम है, उसने भाग के उसको पकड़ा, उसकी सेपरेशन उतनी होगी, मतलब उन दोनों घटनाओं में सेम क्या हुआ, टाइम। जितना देर मैं कहूं कि मेरी क्लास के दौरान आपने अपनी नींद पूरी कर ली, दैट मीन्स जितनी देर मैंने पढ़ाया आप उतनी देर सो लिए, तो दोनों में सेम क्या है, टाइम। दोनों में सेम क्या है, टाइम। ऐसे, हाँ भाई, कर ली नींद पूरी, कर ली नींद पूरी। आपने 3D - 2D क्यों लिया, तो तुम बताओ क्या लेता। मेरे को अभी इनकी सेपरेशन 2D है और बाद में करनी है 3D, तो एक्स्ट्रा कितना चला। जो हाथी है सी, वो बी से एक्स्ट्रा कितना चला। भाई देखो, ये ऐसा तो है नहीं ये यहीं रुका रहेगा, ये चलेगा। मान लो ये यहां से डी चलेगा, तो इसको यहां से 2D चलना पड़ेगा, तभी तो डी ये और 2D वो 3D डिस्टेंस होगा। तो एक्स्ट्रा कितना चलना पड़ेगा, जितना ये चलेगा उससे डी ज्यादा इसको चलना पड़ेगा, ताकि सेपरेशन 2D से बढ़ के 3D हो जाए। अरे घुसाओ भेजे में इस बात को। आप आगे भाग रहे हो, आपका दोस्त आपसे आगे भाग रहा है, आपका गैप अभी 10 मीटर है, आपको गैप 15 मीटर करना है। ध्यान से सुनना, अभी गैप आप दोनों के बीच में क्या है, 10। आपके दोस्त आता है कि 15 मीटर गैप करूं, तो सिंपल सी बात है, आपका दोस्त आपसे कुछ तेज भाग रहा है, तो अब एक्स्ट्रा कितना, आप भी चल रहे हो वो भी चल रहा है, तो आपसे कितना एक्स्ट्रा वो चल रहा है। पहले 10 था, अब गैप 15 हो गया, तो एक्स्ट्रा 5 चला। जितना आप चले उतना तो चला ही, उससे एक्स्ट्रा 5 चला। तो जो बाद की डिस्टेंस गैप रखना है और पहले का गैप रखना है, उनका डिफरेंस। जैसे 15 गैप रखना है बाद में, 10 पहले, तो उनका डिफरेंस। समझ गए, समझ गए। चलो, रिलेटिव मोशन इन मोशन अंडर ग्रेविटी। रिलेटिव मोशन इन मोशन अंडर ग्रेविटी कुछ नहीं होता बेटा, ये सिंपल रिलेटिव का ही खेल है। जब दो बॉल हवा में होती है, 4
when two balls in air, when two particle in air, दो पार्टिकल जब हवा में है तो दोनों का एक्सेलरेशन जी होता है, देन बोथ हैव एक्सेलरेशन जी इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। दोनों का एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में कितना है, जी। सो देयर रिलेटिव एक्सेलरेशन विल बी, बताओ कितना हो जाएगा। जब दो ऑब्जेक्ट है दोनों का एक्सेलरेशन नीचे जी है तो एक के रिलेटिव में दूसरे को देखोगे तो इसका एक्सेलरेशन इसको उल्टे डायरेक्शन में दोगे, इसके पास खुद का जी है, इसका जी इसको मिला ऊपर की तरफ, जी जी कैंसिल हो गया, तो रिलेटिव जीरो। जब दो ऑब्जेक्ट सेम एक्सेलरेशन सेम डायरेक्शन सेम मैग्नीट्यूड से चल रहे हैं मतलब उनका रिलेटिव एक्सेलरेशन जीरो है, तो विल बी जीरो। ये बात आपको ध्यान रखनी है। मतलब जब दो ऑब्जेक्ट हवा में हैं, किधर भी चल रहे हो, कोई इधर चल रहा है कोई इधर चल रहा है, आई डोंट नो, कुछ भी वेलोसिटी से इधर उधर चल रहे हैं, मैं क्या कह रहा हूं, ये एक्सेलरेशन जी रख रहा है नीचे की तरफ, ये एक्सेलरेशन जी रख रहा है नीचे की तरफ, तो इनका रिलेटिव एक्सेलरेशन जो है, रिलेटिव एक्सेलरेशन ये होगा जीरो। दो ऑब्जेक्ट का रिलेटिव एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा यदि उनके एक्सेलरेशन सेम है तो। और रिलेटिव एक्सेलरेशन का जीरो का मतलब है रिलेटिव वेलोसिटी जो है वो जो भी होगी वो कांस्टेंट रहेगी। मतलब यदि इनके बीच रिलेटिव वेलोसिटी अभी 10 है तो वो 10 ही रहेगी क्योंकि एक्सेलरेशन तो है ही नहीं रिलेटिव। यदि इनिशियल रिलेटिव वेलोसिटी 20 है तो 20 रहेगी। यदि 20 की रफ्तार से दोनों एक दूसरे से दूर जा रहे हैं तो हर सेकंड 20 से दूर जाते जाएंगे, दूर जाते जाएंगे, दूर जाते जाएंगे। मतलब ये मोशन दोनों का एक्सेलरेटेड है, इसका भी एक्सेलरेटेड मोशन, इसका भी एक्सेलरेटेड, लेकिन दोनों एक दूसरे के रिलेटिव में जब देखोगे यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रहे, एक के रिलेटिव में दूसरा कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है। जैसे अभी इसका रिलेटिव निकालोगे तो आएगा v1 प्लस v2। देखो अभी इसका रिलेटिव वेलोसिटी निकालोगे तो क्या आएगा, ये v1 से इधर, ये v2 से, सेपरेशन हो रही है। रिलेटिव वेलोसिटी मतलब वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, कितना होगा इनका सेपरेशन का वेलोसिटी, दोनों अपोजिट में है जुड़ जाएंगी, मतलब ये v1 प्लस v2 से दूर जा रहे हैं तो ये कांस्टेंट मेंटेन रहेगी। ये क्या रहेगी, जो भी है कांस्टेंट मेंटेन रहेगी, ये लगातार v1 प्लस v2 से दूर जाते रहेंगे जब तक ये हवा में, दोनों जब तक हवा में है तब तक ऐसा रहेगा, टिल बोथ आर इन एयर। दोनों में से कोई भी गिरा, दोनों में से कोई भी एक पार्टिकल गिरा या रोक लिया गया, फिर अब हम ऐसा नहीं बोलेंगे, फिर रिलेटिव चेंज हो जाएगा क्योंकि एक के पास जीरो एक्सेलरेशन, एक के पास जी, तो फिर रिलेटिव भी जी हो जाएगा। जीरो तब तक रहेगा जब तक दोनों के पास जी एक्सेलरेशन है, मतलब दोनों हवा में है। क्या ये बात समझ में आई? आप देखो इसका यूज कैसे करते हैं, इसका यूज कैसे करते हैं, ध्यान से देखना। ये देखो ए एंड बी आर थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद वेलोसिटी 5 एंड 10। एक को 5 से फेंका, ये ए है, इसको 5 मीटर पर सेकंड से ऊपर फेंका। ये बी है, इसको 10 मीटर पर सेकंड से ऊपर फेंका। दोनों हवा में है, दोनों के पास एक्सेलरेशन जी है, दोनों के पास, ठीक है, दोनों के पास एक्सेलरेशन जी है। फाइंड सेपरेशन बिटवीन देम आफ्टर 1 सेकेंड। अब एक तरीका तो है, आप इसकी हाइट निकालो कितना चलेगा 1 सेकेंड में, इसकी हाइट निकालो कितना चलेगा 1 सेकेंड में, एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगा के, और फिर दोनों का गैप निकालो, वहां से निकलेगा। और एक तरीका पता है रिलेटिव का है, आप कहोगे दोनों की रिलेटिव वेलोसिटी क्या है, एक 5 से एक 10 से, जब दोनों सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं, एक 5 से एक 10 से, तो रिलेटिव है दोनों का डिफरेंस।
10 माइनस 5, इसको रोकोगे तो इसकी वेलोसिटी उल्टे डायरेक्शन में इसको दोगे तो इसका 5 इसको नीचे मिलेगा, 10 ऊपर 5 नीचे, तो 5 रिलेटिव आ जाएगा। और जो कि कांस्टेंट रहेगा, जो कि क्या रहेगा, कांस्टेंट। तो सेपरेशन कितनी हो जाएगी, डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, डिस्टेंस बिटवीन देम अभी 0 थी, कितनी हो जाएगी, रिलेटिव वेलोसिटी इनटू टाइम टी, दैट्स ऑल। 5 से चल रहा है, 1 सेकंड में पूछा है, 5 मीटर गैप आएगा, दैट्स ऑल। बोले 2 सेकंड बाद कितनी हो जाएगी, 10, 3 सेकंड बाद 15, 4 सेकंड बाद 20, गैप हर सेकंड 5 से बढ़ेगा, हर सेकंड 5, कब तक, जब तक ये हवा में। कोई गिरा फिर मामला बदल जाएगा, फिर पता नहीं क्या होगा, वो छोड़ो, लेकिन जब तक दोनों हवा में है हर सेकंड गैप 5 से बढ़ेगा, चाहे ये ऊपर जा रहा हो, चाहे कोई नीचे जा रहा हो, किधर भी जा रहा हो, हर सेकंड 5 से बढ़ेगा। 1 सेकंड बाद ये 5 घट के 0 होके नीचे 5 हो जाएगा, 1 सेकंड में ये टॉप पे होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, हम देखना ही नहीं है, जब तक ये हवा में है इनका सेपरेशन ऐसे होगा। जैसे ये वाला क्वेश्चन देखो, ये वाला क्वेश्चन देखो, पढ़ो ध्यान से, बताओ क्या आंसर आएगा, क्विज कर रहा हूं, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बेसिक। देखो भाई 43% तो ए आंसर दे रहे हैं, कैसे भाई, बताओगे कोई मुझे, 0 कैसे आ रही है रिलेटिव, अबे नालायको इधर देखो, रिलेटिव वेलोसिटी पूछिए, एक्सेलरेशन नहीं है। एक पत्थर को यहां से ऊपर फेंका गया, कितने से, 50 मीटर पर सेकंड से, दूसरे पत्थर को यहां से नीचे फेंका गया, कितने से, 50 मीटर पर सेकंड, ठीक है, यहां से फेंक दिया साइमल्टेनियसली, मतलब एक साथ, ठीक है। व्हेन द फर्स्ट स्टोन इज एट हाईएस्ट पॉइंट, पहला जब अपने मैक्सिमम हाइट पे है, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेकंड स्टोन बताओ विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट, पहले के रिलेटिव में दूसरे की वेलोसिटी बताओ। अज्यूम दैट स्टोन नॉट येट रीच द ग्राउंड, मतलब जो पत्थर है वो ग्राउंड पे कोई भी पत्थर अभी नहीं पहुंचा है। अरे एक बात बताओ, जो रिलेटिव वेलोसिटी है, जो भी इनिशियल होगी, जो रिलेटिव वेलोसिटी इनिशियल होगी वही बराबर होगी रिलेटिव वेलोसिटी एट मैक्सिमम हाइट, एट मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट पर जो रिलेटिव होगी वही रिलेटिव इनिशियल भी होगी प्रोजेक्शन के टाइम। क्यों, क्यों, क्योंकि रिलेटिव एक्सेलरेशन तो 0 है, अभी यही तो बताया मैंने, मैं क्यों निकालू मैक्सिमम हाइट पे, मैं यहीं पे निकालूंगा, और यहां पे रिलेटिव 50 ऊपर 50 नीचे, तो रिलेटिव आ जाएगा 100 मीटर पर सेकेंड, दैट्स ऑल। जब पहला पत्थर और दूसरा पत्थर, ए और बी नाम दे देता हूं, तो विद रेस्पेक्ट टू मैं ए डायग्राम बनाऊंगा ना, तो ए तो आ जाएगा रेस्ट पे, और जो बी वाला है इसके पास वेलोसिटी हो जाएगी 50 प्लस 50 100, तो ये 100 मीटर पर सेकंड कांस्टेंट हो गया। आप 1 सेकंड बाद निकालो, 2 सेकंड बाद, 3 सेकंड बाद, 4 सेकंड बाद, 5 सेकंड बाद, 6 सेकंड बाद, 7 सेकंड, कभी निकालो, रिलेटिव 100 रहेगा, क्योंकि रिलेटिव कांस्टेंट रहेगी। जब तक ये दोनों हवा में है रिलेटिव हर सेकंड पे सेम रहेगा, हमेशा 100, हर टाइम हमेशा 100 रहेगा। मैं ऐसे नहीं कर रहा हूं कि आप हाईएस्ट पॉइंट पे मत निकालो, निकालो ना, हाईएस्ट पॉइंट पे ये जब जाएगा कितनी देर में जाएगा, 5 सेकंड, 50 से फेंकते हैं तो मैक्सिमम हाइट पे u बाई जी 5 सेकंड में जाएगा, 5 सेकंड में इसकी वेलोसिटी 0 होगी, इसकी वेलोसिटी 5 सेकंड में 50 से और बढ़ जाएगी, क्योंकि नीचे 50 से जा रहा है, और 5 सेकंड में एक्सेलरेशन से 50 और बढ़ गई, 100 होगी, वो 0 ये 100, तो रिलेटिव 100 हो गया।
आप निकालोगे तो भी यही आंसर आएगा, बट मैं कह रहा हूं कि क्यों निकाल रहे हो, क्यों निकाल रहे हो? रिलेटिव तो हर समय सेम रहेगी, ठीक है। तुमसे पूछा जाए कि बताओ उस समय जब ये मैक्सिमम हाइट पे होगा, दोनों के बीच की सेपरेशन क्या होगी, क्या जवाब दोगे? दोनों के बीच में कितना सेपरेशन हो जाएगी, क्या जवाब दोगे? जिस समय ये अपने मैक्सिमम हाइट पे होगा, दोनों के बीच में क्या सेपरेशन हो जाएगी, सेपरेशन डिस्टेंस कितना हो जाएगी? 100 मीटर। 100 मीटर पर सेकंड से चल रहा है। जब ये मैक्सिमम हाइट पे होगा मतलब 5 सेकंड, 5 सेकंड में सेपरेशन 500 मीटर, दोनों के बीच की सेपरेशन 500 मीटर हो जाएगी। सिंपल, हर सेकंड 100 से बढ़ेगी तो 5 सेकंड में 500 हो जाएगी। दैट्स ऑल, हो गया सो। 125 नहीं मेरे भाई, रिलेटिव में सोल्व करो पूरा। रिलेटिव वेलोसिटी है 100, एक्सेलरेशन 0 रिलेटिव में, तो सेपरेशन 500, जैसे अभी किया था वैसे ही सेम। ये वाला देखो, अगर सेकंड ऑब्जेक्ट ग्राउंड पे टच कर गया तो फिर बात अलग होगी ना। अब फिर तो सारी इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी, कब टच हुआ, फिर क्या हुआ, टच होते ही उसकी वेलोसिटी 0 हुई या रिबाउंड हुआ, पता नहीं, हजार प्रॉब्लम है, ऐसा नहीं बोलता है क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन देखो, ये वाला देखो, ए बॉल इज थ्रोन डाउनवर्ड विद स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड फ्रॉम टॉप ऑफ ए बिल्डिंग 150 मीटर, 150 मीटर हाइट की एक बिल्डिंग है, यहां से एक बॉल को 20 से नीचे फेंका गया। साइमल्टेनियसली मतलब उसी समय दूसरी बॉल को ऊपर फेंका गया 30 से, इसको 20 से, इसको 30 से, दोनों जी एक्सेलरेशन से चलेंगे, इसका भी नीचे जी, इसका भी नीचे जी। बोला है फाइंड टाइम आफ्टर विच बोथ द बॉल विल मीट, वो समय बताओ जब ये दोनों मिलेंगी, टकराएंगी, मुझे दोनों के टकराने का समय निकालना है। अब एक बात बताओ, दोनों के टकराने का समय को फर्क पड़ता है कि किस फ्रेम से निकाल रहे हो? आप ग्राउंड से सोल्व करोगे तो दोनों का एक्सेलरेटेड मोशन है, दोनों के पास एक्सेलरेशन है, उससे सोल्व करना पड़ेगा। बल्कि मैं कहता हूं कि एक दूसरे के रिलेटिव में करो, टाइम को कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी फ्रेम से निकालो। तो टाइम जो है वो फ्रेम इंडिपेंडेंट है, फ्रेम इंडिपेंडेंट है, उसको फर्क नहीं पड़ रहा कि आप ऑब्जर्वर किसको ले रहे हो। तो आप लेट सपोज विद रेस्पेक्ट टू ए सोल्व कर रहे हो, मान लो ए के रिलेटिव में सोल्व कर रहे हो, तो ए को कर दो रेस्ट पे, ए को कर दिया रेस्ट पे, जैसे ही ए को रेस्ट पे किया, बी जो है इससे कितना नीचे है, 150 मीटर नीचे है। कितना मीटर नीचे है, 150 मीटर। और बी के पास वेलोसिटी खुद का है कितना, 30 तो खुद का है, लेकिन 20 इसका जो नीचे था इसको भी ऊपर मिल गया, तो 20 और मिल गया, तो अब इसका हो गया 50 मीटर पर सेकेंड। मतलब ए को लगेगा कि बी मेरी तरफ 50 से आ रहा है, और रिलेटिव एक्सेलरेशन तो 0 है। तो तुम ही बताओ टाइम कितना लगेगा पहुंचने में, इसको 150 मीटर चलना है, वो भी 50 के रिलेटिव स्पीड से, टाइम 3 सेकंड लगेगा। 3 सेकंड बाद दोनों टकरा जाएंगे, 3 सेकंड में दोनों टकरा जाएंगे, दैट्स ऑल। 3 सेकंड में दोनों टकरा जाएंगे, खत्म बात। 3 सेकंड में दोनों टकरा जाएंगे। यदि हमसे पूछा है सेकंड पार्ट, फाइंड पोजीशन वेयर दे कोलाइड, पोजीशन बताओ जहां वो टकराएंगे। हमसे पूछ लिया कि वो पोजीशन बताओ जहां ये टकराएंगे, फिर क्या कहते हो? वो पोजीशन बताओ जहां ये टकराएंगे, वो पोजीशन बताओ जहां ये टकराएंगे। तो ये तो नहीं बोलोगे कि सर यहां 150, सर ये यहां टकराएंगे, यहां पे, ऐसा तो नहीं बोलोगे। 150 मीटर बोल भी रहा है एक बंदा कि सर ग्राउंड से 150 मीटर पे टकराएंगे। अबे नालायक,
हमने उसको रेस्ट पे कर दिया है, वो रेस्ट पे था नहीं, हमने इसके रिलेटिव में सोल्व कर लिया, इसलिए वो यहां रुका हुआ है और दूसरा आके टकरा रहा है। एक्चुअल में ऐसा नहीं हो रहा है, ये तो टाइम निकालने के लिए कर लिया। तो अब पोजीशन कैसे निकाले? ग्राउंड फ्रेम में। बेटा आप कितना, ये कितना चलेगा, ये कितना चलेगा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितना होगा, ग्राउंड से पोजीशन बतानी है तो 3 सेकंड में ये कितना चलेगा वो पोजीशन निकालनी है, और उसके लिए आपको रिलेटिव नहीं ग्राउंड फ्रेम में सोल्व करना पड़ेगा। तो ये ग्राउंड फ्रेम में ही सोल्व करना पड़ेगा। इन ग्राउंड फ्रेम हाइट जो है बराबर होगा डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉल बी इन 3 सेकेंड। 3 सेकेंड में जितना बॉल बी डिस्प्लेस होगी उस हाइट पे टकराएंगे। तो लगा दो H इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यू कितना हो गया 30, टी कितना हो गया 3 सेकेंड, प्लस हाफ ए कितना है नीचे की तरफ जी, इंटू टी कितना है। ग्राउंड फ्रेम में सोल्व करो, किसी फ्रेम में नहीं कर सकते, हमने तो रेस्ट पे किया था, हमारे करने से हो तो ना जाएगा। तो ये आ जाएगा 90 माइनस 45 मीटर, 45 मीटर फ्रॉम ग्राउंड, 45 मीटर फ्रॉम ग्राउंड होगा। ग्राउंड से 45 मीटर हाइट पे टकराएंगे, ग्राउंड से 45 मीटर हाइट पे टकराएंगे। कोई बच्चा कर रहा है सर 30 इंटू 3 क्यों नहीं किया? अरे भाई क्या इसका मोशन यूनिफॉर्म है? जो तुम 90 मीटर निकाल रहे हो, क्या इसका मोशन यूनिफॉर्म है? अरे वो तो रिलेटिव में हुआ था, रिलेटिव तो लगा ही नहीं सकते ना अब हमें किसी का डिस्टेंस चाहिए। ये तो वो वाली बात होगी, बस में बैठ के देखोगे तो रेस्ट पे रखा बैठा है, और बाहर से देखोगे तो बस के साथ साथ जा रहा है। तो डिस्टेंस ट्रेवल, तुम दिल्ली से जयपुर गए, तुम्हारे साथ तुम्हारा दोस्त था, तो तुम्हारे दोस्त के रिलेटिव में तुम बिल्कुल भी नहीं चले, लेकिन जो तुम्हें छोड़ने आया था स्टेशन पे उसके लिए तो तुम दिल्ली पहुंच गए। एक्चुअल में डिस्टेंस ट्रेवल हुआ, अलग अलग फ्रेम से होता है। तो कुछ नहीं पता तो ग्राउंड फ्रेम में निकालते हैं। तो यहां हमें ग्राउंड फ्रेम में निकालना पड़ेगा, तो पूरा प्रॉपर ग्राउंड फ्रेम में सोल्व करना पड़ेगा। ठीक है, पूरा प्रॉपर ग्राउंड फ्रेम में सोल्व करना पड़ेगा। सर एक क्वेश्चन आया मेरे मन में, 2 बॉल हैं ए और बी, ऊपर की ओर फेंक दी 8 और 10 से, दोनों बॉल किस टाइम पे मिलेंगे, कैसे करें? यदि एक को 8 से एक को 10 से दोनों को एक जगह से फेंक दिया तो ये दोनों मिलेंगे ही नहीं, क्योंकि ये 8 ये 10 सेम हाइट से फेंका, तो रिलेटिव वेलोसिटी 2, इनके बीच का गैप बढ़ता ही रहेगा, मिलेंगी नहीं। एक बॉल आके हाथ में आ जाएगी और उस समय दूसरी बॉल हवा में रहेगी, फिर थोड़ी देर बाद वो आके टकराएगी, ये मिलेंगी ही नहीं। कॉमन सेंस सोचो ना, रिलेटिव सोचो, रिलेटिव वेलोसिटी 2 है, 8 और 10 से फेंका तो 2 से गैप बढ़ेगा ही बढ़ेगा। ठीक है अनीश बेटा, डाउट बताओ। सर डाउट लिखने से डाउट नहीं हो जाएगा। ये एक बढ़िया वाला क्वेश्चन है, तगड़ा, मजा आएगा, होमवर्क में दे रहा हूं, तगड़ा क्वेश्चन है, होमवर्क में दे रहा हूं, मजा आ जाएगा। 30 प्लस 20 क्यों किया? रिलेटिव निकालना सीखो बेटा। एक 30 से ऊपर चल रहा है, एक 20 से नीचे, इसको रोकोगे तो इसका वेलोसिटी उल्टे डायरेक्शन में नहीं दोगे इसको। एक बेसिक रिलेटिव का कॉन्सेप्ट समझाते समझाते इतनी देर होगी, पूरा लेक्चर निकल गया, तुम्हें ये नहीं पता 30 प्लस 20 क्यों किया। शर्म आनी चाहिए। चलो अब आ जाओ इधर। लिफ्ट प्रॉब्लम देखो, कई बार मोशन लिफ्ट के अंदर हो रहा होता है, तो ऐसी प्रॉब्लम को कैसे सोल्व करते हैं? बेसिक रिलेटिव है। एक्चुअल में क्या है, यदि हम लिफ्ट के अंदर खड़े हैं और लिफ्ट मोशन में है, एक्सेलरेटेड मोशन है, तो हम एक बॉल को ऊपर फेंकेंगे तो ग्राउंड के रिलेटिव में मोशन काफी कॉम्प्लिकेटेड है।
ग्राउंड के रिलेटिव में बॉल भी चल रही है, लिफ्ट भी चल रही है, बॉल का अपना एक्सेलरेशन जी है हवा में, लिफ्ट का अपना एक्सेलरेशन है, तो मोशन काफी कॉम्प्लिकेटेड होता है। ऐसी सिचुएशन को आसान करने के लिए पूरे मोशन को लिफ्ट के फ्रेम में किया जाता है। किसके फ्रेम में किया जाता है? लिफ्ट के फ्रेम में। तो अब देखो लिफ्ट के फ्रेम वाला क्वेश्चन कैसे करते हैं। जब भी आपको देखो दो केस होते हैं इसमें। पहला केस, केस 1, अपवर्ड एक्सेलरेटेड लिफ्ट, अपवर्ड एक्सेलरेटेड लिफ्ट। यदि लिफ्ट का एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ है, यदि लिफ्ट ऊपर की तरफ एक्सेलरेटेड है, देखो बेटा दो चीजें होती हैं, एक होती है अपवर्ड मूविंग लिफ्ट, एक होती है अपवर्ड एक्सेलरेटेड लिफ्ट, दोनों अलग बात है। मोशन किधर भी हो, मान लो लिफ्ट ऊपर चल रही है तो उसका एक्सेलरेशन जरूरी नहीं है ऊपर ही होगा, नीचे भी हो सकता है। यदि ऊपर चल रही है, ऊपर एक्सेलरेशन है, तो हम कहेंगे स्पीड अप हो रही है, बढ़ रही है, स्पीड बढ़ा रही है। लेकिन यदि मान लो ऊपर चलते समय एक्सेलरेशन नीचे है, मतलब ब्रेक लगा रही है, धीरे हो रही है, रिटार्ड हो रही है। जब एक लिफ्ट एक फ्लोर से चलना स्टार्ट करती है तो उसका एक्सेलरेशन ऊपर जा रही है, तो पहले एक्सेलरेशन ऊपर होता है, फिर वो कांस्टेंट वेलोसिटी से चलती है, और जब उसको रुकना होता है तब एक्सेलरेशन उसका नीचे होता है, रिटार्ड होती है और रेस्ट पे आती है। तो डायरेक्शन ऑफ मोशन अलग चीज है, डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन अलग चीज है। यहां हमें डायरेक्शन ऑफ मोशन से नहीं, डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन से फर्क पड़ता है। ठीक है, जब लिफ्ट ऊपर की तरफ एक्सेलरेटेड हो, ऊपर की तरफ एक्सेलरेशन है ए का, तो यहां पर कोई भी आदमी इस बॉल को फेंक रहा है, तो इस बॉल का एक्चुअल में एक्सेलरेशन जी, जैसे इस बॉल को हवा में फेंका, अब लिफ्ट से इसका कोई लेना देना नहीं है, जैसे इसने हवा में फेंका वो हवा में है, हवा में तो ग्रेविटी लगेगी, तो उसका एक्सेलरेशन तो जी होता है ग्राउंड के रिलेटिव में। तो एक्सेलरेशन, इसको फेंक दिया हवा में, एक्सेलरेशन ऑफ बॉल जो है विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये होता है जी। ग्राउंड के रिलेटिव में तो क्या होता है? जी। लेकिन एक्सेलरेशन ऑफ बॉल विद रेस्पेक्ट टू लिफ्ट, तो तुम ही बताओ कितना हो जाएगा बॉल का एक्सेलरेशन लिफ्ट के रेस्पेक्ट में। तो देखो जैसे इसने बॉल को हवा में फेंका, इसका एक्सेलरेशन जी नीचे था, लेकिन लिफ्ट के रेस्पेक्ट में जब देखेंगे तो लिफ्ट का एक्सेलरेशन इसको उल्टे डायरेक्शन में देंगे। तो सोचो लिफ्ट के रिलेटिव में ये ए इसको नीचे मिल जाएगा, जी इसका खुद का, ए लिफ्ट का मिल गया, तो नीचे हो गया जी प्लस ए। इसी को हम नाम दे देते हैं जी इफेक्टिव। दिस इज कॉल्ड जी इफेक्टिव, जी प्लस ए। तो जब भी हम किसी प्रॉब्लम को लिफ्ट में बैठ के सोल्व करते हैं, जब भी मोशन लिफ्ट के अंदर हो रहा है तो हम लिफ्ट के रिलेटिव में ही सोल्व कर लेते हैं। तो लिफ्ट के रिलेटिव में जब जी लगाएंगे तो जी नहीं, जी प्लस ए लगाएंगे। ऐसा ही आप फील करते हो जब आप लिफ्ट में बैठते हो, तो जब लिफ्ट ऊपर की तरफ एक्सेलरेट होती है तो तुम फील करोगे तुम्हारा वजन भारी फील हो रहा है, ऐसे लगेगा जैसे किसी ने दबा दिया। एक्चुअल में तुम अपने रिलेटिव में कहोगे तुम तो रेस्ट पे खड़े हो, चुपचाप खड़े हो, नीचे तुम्हारे वेइंग बैलेंस है, नीचे कांटा लगा हुआ है, मास आपका वेट मेजर कर रहा है, आप उस पर खड़े हो, आपका वेट आ रहा था 80 किलो या 60 किलो, जैसे ही लिफ्ट ऊपर चली तुमने देखा 65 किलो हो गया, ओह मेरा वेट कैसे बढ़ गया। तुम्हारा वेट नहीं, तुम अपने रिलेटिव में रेस्ट पे हो, लिफ्ट के रिलेटिव में, लेकिन तुम्हारा वेट बढ़ा क्योंकि जैसे ही लिफ्ट एक्सेलरेट हुई उसका जी इफेक्टिव हो गया जी प्लस ए, तो इस ए के इफेक्ट के कारण तुम्हारा वेट बढ़ा। ए जो है ये एक्सेलरेशन ऑफ लिफ्ट है, एक्सेलरेशन ऑफ लिफ्ट है। पर जब आप लिफ्ट के रिलेटिव में सोल्व कर रहे हो तो पूरा मोशन लिफ्ट के रिलेटिव में ही सोल्व करोगे, पूरा मोशन। ये तो पहला केस है। दूसरा केस, केस 2, फॉर डाउनवर्ड एक्सेलरेटिंग लिफ्ट, फॉर डाउनवर्ड एक्सेलरेटिंग लिफ्ट, यदि लिफ्ट का एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है तो फिर क्या होगा? तो फिर क्या होगा? मोशन किधर भी हो, लिफ्ट का एक्सेलरेशन नीचे है, मान लो अब इसमें कोई बॉल को फेंक रहा है
या कुछ भी कर रहा है, एक ब्लॉक रखा है या कुछ भी रखा है, तो इस वाले सिचुएशन में एक्सेलरेशन ऑफ बॉल यदि तुमसे पूछा जाए तो वो तो जी है विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, ग्राउंड के रिलेटिव में तो जी ही है, लेकिन एक्सेलरेशन ऑफ बॉल यदि निकाला जाए विद रेस्पेक्ट टू लिफ्ट, तो इसको हम नाम देते हैं जी इफेक्टिव। और ये हो जाएगा, देखो जी नीचे है और इसका नीचे इसके रिलेटिव में, देखो फ्रेम को रेस्ट पे, लिफ्ट को रेस्ट पे कर दो, लिफ्ट का एक्सेलरेशन उल्टे डायरेक्शन में दो, तो जी नीचे ए ऊपर, तो इफेक्टिव हो जाता है जी माइनस ए, इफेक्टिव हो जाता है जी माइनस ए। तो जब लिफ्ट नीचे की तरफ एक्सेलरेटेड हो तो जी माइनस ए, लिफ्ट ऊपर की तरफ एक्सेलरेटेड हो तो जी प्लस ए। ठीक है, बोलो बोलो बोलो। और यहां पे देखना, फॉर फ्री फॉल कई बार ऐसा भी देता है कि लिफ्ट का वायर टूट गया, मतलब जिसने लिफ्ट को होल्ड कर रखा था वो टूट गया, केबल टूट गई, तो फ्री फॉल होने लगी। जब लिफ्ट अचानक से फ्री फॉल होगी तो उसका एक्सेलरेशन जी के बराबर हो जाएगा डाउनवर्ड में। ठीक है, तो जी इफेक्टिव जो है ऐसी सिचुएशन में जीरो हो जाएगा, मतलब फ्री फॉल के केस में जी इफेक्टिव जीरो हो जाएगा। हमें हमारा वेट ही फील नहीं होगा, हमें ऐसा लगेगा जैसे हम हवा में गिर रहे हैं, क्योंकि एक्चुअल में आप हवा में गिर रहे हो, तुम लिफ्ट के अंदर हो देख नहीं पा रहे हो लेकिन तुम हवा में ही गिर रहे हो, तो जी इफेक्टिव जीरो, जी इफेक्टिव क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। वेटलेसनेस फील करेंगे, बिल्कुल, इसको हम बोलते हैं वेटलेसनेस। वेटलेसनेस फील करेंगे, हमें हमारा वेट ही फील नहीं होगा। यदि अपवर्ड के केस में a इक्वल टू जी हो जाए तो g प्लस ए 2g हो जाएगा, 2g। ठीक है, जैसे ये वाला क्वेश्चन देखो, ये वाला क्वेश्चन देखो, करो। ए पार्टिकल इज थ्रोन अप इनसाइड ए स्टेशनरी लिफ्ट, एक रुकी हुई लिफ्ट में स्टेशनरी लिफ्ट, ठीक है, में एक पार्टिकल को ऊपर फेंक दिया, सफिशिएंट हाइट की है, द टाइम ऑफ फ्लाइट टी है, ठीक है। नाउ इट इज थ्रोन अगेन विद सेम इनिशियल स्पीड वी नोट, मतलब पहले भी वी नोट से फेंका था, अभी भी वी नोट है। तो पहले केस में जब स्टेशनरी लिफ्ट है तो लिफ्ट जब रुकी है एक्सेलरेशन जीरो है, तो इस केस में जी इफेक्टिव जी ही हो जाएगा। जब लिफ्ट एक्सेलरेटेड ही नहीं है तो जी इफेक्टिव जी हो जाएगा, तो टाइम ऑफ फ्लाइट हो जाएगा 2u बाई जी, यू कितना है वी नोट और जी कितना है जी, ये टाइम ऑफ फ्लाइट। अब दूसरी बार उसने फिर से वी नोट से फेंका विद रेस्पेक्ट टू लिफ्ट, ये जो स्पीड है लिफ्ट के रिलेटिव में है। एट द टाइम ऑफ सेकेंड थ्रो लिफ्ट इज मूविंग अप विद स्पीड वी नोट एंड यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन जी अपवर्ड। देखो, तुम यदि ग्राउंड फ्रेम में देखोगे तो ये लिफ्ट ऊपर की तरफ वी नोट रफ्तार से चल रही है और इसका एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ जी है, ए की वैल्यू कितना है जी है, वी नोट एंड यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन जी अपवर्ड, ऊपर की तरफ एक्सेलरेशन जी है। और यहां से तुमने एक बॉल को ऊपर की तरफ फेंका है, वी नोट स्पीड किसके रिलेटिव में, विद रेस्पेक्ट टू लिफ्ट। ध्यान से देखना बेटा, ये जो स्पीड है इस बंदे की, ये बंदा वी नोट स्पीड से बॉल को फेंकता है, लेकिन वी नोट किसके रेस्पेक्ट में, ग्राउंड के रेस्पेक्ट, सॉरी लिफ्ट के रेस्पेक्ट में। यदि तुम ग्राउंड के रेस्पेक्ट में निकालोगे तो इस समय इस बॉल की स्पीड वी नोट नहीं होगी, टू वी नोट होगी। जैसे नहीं, चलती हुई ट्रेन से एक बॉल को गिराते भी हो तो उसके पास ट्रेन वाली वेलोसिटी तो होती ही होती है। यदि तुम इस बॉल को जस्ट रिलीज भी करते तो भी ग्राउंड के रिलेटिव में वी नोट तो इसके पास होता ही होता, लेकिन तुमने रिलीज की बजाय फेंका है तो इसके पास एक्चुअल इसकी वेलोसिटी 2v0 है। यदि तुमसे वेलोसिटी ऑफ बॉल पूछा जाए
विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो वो 2v0 है, 2v0 यदि पूछा जाए तो। लेकिन हमसे पूछ नहीं रहा कोई भी, हमसे तो टाइम ऑफ फ्लाइट पूछा है। तो एक बात बताओ, यदि मैं इस प्रॉब्लम को विद रेस्पेक्ट टू लिफ्ट करूं, पूरी प्रॉब्लम को ही लिफ्ट के रेस्पेक्ट में डायग्राम बनाऊं, तो लिफ्ट तो कर दोगे रेस्ट पे। यदि मैं इसको लिफ्ट के रिलेटिव में सोल्व करूंगा तो लिफ्ट आ गई रेस्ट पे, ना कोई वेलोसिटी ना कोई एक्सेलरेशन। और ये बंदा जो है इस बॉल को ऊपर फेंकता है। अब देखो ध्यान से, ये वेलोसिटी पहले से तुम्हें वी नोट दी है, निकालने की जरूरत नहीं है, ये पहले से लिफ्ट के रिलेटिव में दिया था। इस बॉल की वेलोसिटी लिफ्ट के रिलेटिव में पहले से दी है वी नोट, ये बंदा वी नोट से फेंक रहा है, लिफ्ट तो रेस्ट पे हो गई। लेकिन इसका जो जी इफेक्टिव है, जो जी इफेक्टिव है वो हो जाएगा जी प्लस ए, मतलब जी प्लस जी, मतलब 2g, इसका जी इफेक्टिव 2g हो जाएगा। तो यहां से जब ये बॉल को फेंकेगा ऊपर जाएगी, लौट के वापस आएगी, ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन। टाइम ऑफ फ्लाइट हो जाएगा 2v0 बाई जी इफेक्टिव, तो ये हो जाएगा 2v0 बाई 2g। तो ये जो है टाइम 2v0 बाई जी का आधा हो गया, इसको टी डैश बोल दिया। टी डैश जो है पहले वाले टाइम का आधा है, पहले वाले टाइम का आधा है। ये लो, तुमने देखो बॉल की लिफ्ट की इस वेलोसिटी से कोई फर्क नहीं पड़ता। जब हम लिफ्ट के रिलेटिव में सोल्व करते हैं ना, तो लिफ्ट कितने से चल रही है डजेंट मैटर, वेलोसिटी इफेक्ट नहीं डालती, एक्सेलरेशन डालता है। एक्सेलरेशन जी इफेक्टिव में आता है, वेलोसिटी तो हम बॉल की लिफ्ट के रिलेटिव में लेंगे, वो हमें डायरेक्ट दे रखी। तो हम लिफ्ट के रिलेटिव में सोल्व कर रहे हैं, तो लिफ्ट के रिलेटिव में वेलोसिटी, लिफ्ट के रिलेटिव में एक्सेलरेशन जी इफेक्टिव होगा, और जी इफेक्टिव इसमें जी प्लस ए हो गया, जो कि 2g हो गया। तो टाइम ऑफ फ्लाइट जो है वो आधा हो गया, क्योंकि जी इफेक्टिव जी से 2g हो गया, डबल। तो टाइम ऑफ फ्लाइट आधा हो गया, जल्दी बॉल हमारे हाथ में आ जाएगी। क्या ये बात समझ पा रहे हो? क्या ये बात समझ पा रहे हो? देखो 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 देखो, एक ये वाला क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूं, और ठीक है। और बेटा रिवरमैन प्रॉब्लम, रिवरमैन भी होता है इसमें वन डायमेंशन में, लेकिन हम क्या करेंगे, रिवरमैन वाली जो है वो पूरा हम रिलेटिव मोशन 2D का पढ़ेंगे ना, तो वहां रिवरमैन प्रॉब्लम करेंगे, तो ये वाली प्रॉब्लम वहीं पे कर लेंगे, ये वाली प्रॉब्लम जो है वहीं पे रिवरमैन प्रॉब्लम भी कर लेंगे। तो रिवरमैन में यहां नहीं करवा रहा हूं, वहीं पे कर लेंगे, ठीक है। चल, आपने ग्राउंड से क्यों निकाला वो फालतू में, मैं तो बता रहा था कि एक बॉल की लिफ्ट के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी वी नोट है, और इस समय लिफ्ट की वेलोसिटी खुद की वी नोट है, तो ग्राउंड के रिलेटिव में तुम्हें यदि कभी निकालनी पड़े तो 2v0 वेलोसिटी हो जाएगी। ये वही वाली बात है, तुम चल रहे हो 2 मीटर पर सेकंड से एक ट्रेन के अंदर, और ट्रेन खुद 2 मीटर पर सेकंड से चल रही है, तो टोटल तुम्हारा ग्राउंड के रिलेटिव में 4 हो जाएगा। ये वही वाली बात है कि तुमने बॉल को वी नोट से फेंका लिफ्ट के अंदर, और लिफ्ट खुद चल रही है वी नोट से, तो ग्राउंड के रिलेटिव में 2v0, काम नहीं आया, जस्ट बताया है, ठीक है। टेस्ट सिलेबस बेटा यही आएगा, रिलेटिव नहीं आएगा टेस्ट में, रिलेटिव की प्रैक्टिस अभी आपने नहीं की होगी, रिलेटिव टेस्ट में नहीं आएगा। कोई बेसिक छोटा मोटा कोई रिलेटिव का चीज यूज आ जाए तो बात अलग है, अदरवाइज मोशन इन स्ट्रेट लाइन पूरा आएगा। चैप्टर कंप्लीट है, इसका जो कुछ क्वेश्चंस हैं जो होमवर्क में दिए हैं वो अगली क्लास में डिस्कस करा दूंगा, और ये चैप्टर कंप्लीट है। इसमें रिवरमैन प्रॉब्लम भी होती है, मैं करवा देता हूं यहाँ पे, पर मैं वहां रिवरमैन प्रॉब्लम जब 2D की पढ़ाऊंगा वहीं ये पढ़ा दूंगा, ठीक है, क्लियर। ट्रेन में बैठकर एक बॉल को थ्रो करेंगे तो इनसाइड तो उसमें ट्रेन का एक्सेलरेशन लगेगा। बेटा याद रखना, तुमने किसी बॉल को एक बार फेंक दिया तो उस बॉल का एक्सेलरेशन जो है ग्राउंड के रिलेटिव में जी ही होगा, चाहे तुमने ट्रेन से फेंका, चाहे एक्सेलरेटेड ट्रेन से फेंका, चाहे कहीं से फेंका। जब बॉल हवा में गई तो अब वो ट्रेन के साथ उसका कॉन्टेक्ट नहीं है, ट्रेन की वेलोसिटी जरूर उसको मिलेगी, एक्सेलरेशन नहीं मिलेगा, एक्सेलरेशन नहीं मिलेगा।
एक्सेलरेशन तब मिलेगा जब उसके साथ कनेक्टेड होगा, ट्रेन के साथ किसी ने पकड़ रखा है ऐसा। वेलोसिटी एज इट इज मिल जाती है, एक्सेलरेशन सिर्फ तब मिलता है जब वो चीजें कनेक्टेड होती है। ठीक है। हाँ, आज डाउट क्लास है शाम को 5 बजे से। ओके, बाय बाय।